चलिए शो की शुरुआत करते हैं। एक बार जरा निफ्टी को लेकर आइए। ये देखिए निफ्टी करीब करीब 24 पॉइंट ग्रीन में है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक रेंज रही है करीब 150 पॉइंट की। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पिछले 5 ट्यूसडे से रेंज 350 से 400 पॉइंट की थी, तो आज मार्केट ने एटलीस्ट उतना वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई। इसका एक और एग्जाम्पल है इंडिया विक्स। एक बार जरा आप इंडिया विक्स लेकर आइए और ये देखिए, ये लगातार अब एक ऐसा लग रहा है कि एक कंफर्ट जोन में आ चुका है और ट्रस्ट में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे जाते हुए मार्केट के लिए। अब हम 14.07 पर आ गए हैं इंडिया विक्स में, तो ये भी एक अच्छा संकेत मार्केट के लिए। एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के आसपास ही बना हुआ है। तो मार्केट में अभी भी मैं यही कहूँगा कि बुल्स का ही बोलबाला है। हाँ, 3 दिन के थोड़े से इतने बड़े मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी और आज सुबह आपने ये मेंशन भी किया, फ्राइडे का सेशन देखा हमने, मंडे का, ट्यूसडे का लगाते तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। मेंशन क्या था आपने कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, फ्लैट निफ्टी है, तो वही माना जाए? वही माना जाए, बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना श्रेया, वैसे खैर मार्केट है तो 5वें दिन ऊपर, लेकिन जो ट्रिगर बेस्ड तेज़ी है उसका आज थर्ड डे था। वो जो मैक्रो तेज़ी है उसका वेंसडे थर्सडे को तेज़ी हुई माफ़ कीजिएगा, वो मार्केट थोड़ा प्रीएम्प्ट किया था, वो टेक्निकल तेज़ी थी। फ्राइडे की जो तेज़ी थी वो पॉलिसी रिलेटेड थी, मंडे की तेज़ी उसका फॉलोअप था, और आज का आज गैप अप हुआ। और ये लगातार आप देखिए हर बार ऐसा होता है, जब भी कोई मैक्रो तेज़ी होती है, पहले दिन तेज़ी, दूसरे दिन तेज़ी, तीसरे दिन गैप अप, जिसमें एक अच्छा मौका था प्रॉफिट बुक करने का। आज सुबह मैं और आशीष बात कर रहे थे कि एक बार के लिए जहाँ खुलेंगे वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो हुआ, लेकिन लोअर लेवल पर सपोर्ट भी आया 25,050 पर। तो थर्ड डे नॉर्मली माना जाता है कि थर्ड डे में प्रॉफिट बुकिंग एक रीज़नेबल होता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मार्केट अभी भी कल के लोस को बचा रहा है। मैं मार्केट से मेरा मतलब है निफ्टी अभी भी कल के लो को बचा रहा है। आज आईटी चला और ये होगा आप थोड़ा बहुत, जब आप इतने हाइज पर हैं तो आईटी आज चला, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज बैंक्स में हुई है। देखिए निफ्टी आईटी 650 पॉइंट ऊपर, दिन के दौरान तो ये और भी ज़्यादा ऊपर था, लेकिन अभी भी करीब 1.5% से ज़्यादा, 1.25% की रैली है। बैंक निफ्टी उसके अगेंस्ट अगर आप देखें वो थोड़ा सा फिसल गया। अगर दोनों चलते तो ऑब्वियसली निफ्टी इस तरीके का नहीं होता। मिड कैप लेकिन यहाँ पर श्रेया अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रैली है। देखिए सिर्फ इंडेक्स पे मत जाइए, इंडेक्स भी चला है लेकिन उतना नहीं चला जितना कई दिनों से चल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ बहुत अच्छा फ्लेवर आपको मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है आज, एक चीज़ हुई है ज़रूर आज, कुछ मोमेंटम शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जैसे कि बंधन बैंक हो गया, आपका आरबीएल बैंक हो गया, जो छोटे मिड कैप बैंक्स थे जो चल रहे थे। एक आध रियल एस्टेट स्टॉक हो गए जहाँ पर आज थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। प्रेस्टीज एस्टेट जैसा स्टॉक हो गया फॉर एग्जांपल, ओबेरॉय रियल्टी जैसा स्टॉक हो गया, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये स्टॉक काफ़ी चल रहे थे और ये पॉलिसी के बाद से लगातार चल रहे थे। चलिए ओबेरॉय तो वापस ऊपर आ गया ग्रीन में। और एंजल वन, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर आज आपने प्रॉफिट बुकिंग देखी, ये भी लगातार सर पर दौड़े जा रहा था, तो इसकी वजह से। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस में अभी भी मोमेंटम कायम। टीटागढ़ एक और स्टॉक है रेलवे स्टॉक्स में, जहाँ पर आज आपने अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने मुनाफा वसूली देखी है जो थोड़े से मोमेंटम साइड पर थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी भी ठीक ठाक है। जी, आप 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने ये देखा कि कल भी और आज भी देखिए जहां ओपन हुआ वही हाई बनाया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। उसके बाद एक रेंज में, सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ दिखा है। अब क्या लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? टेक्सचर कैसा लग रहा है? क्या नोट डाउन करें, कौन से लेवल्स? आज का लो और आज का हाई तो 25,050 से लेकर 25,200 बेसिक। अब ये बेसिक रेंज है श्रेया, हम इसके एग्जैक्ट बीच में खड़े हैं, एकदम बीच में। 25,125 मतलब इस रेंज का एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट। ये टिपिकल आज जो मार्केट रही है वो टिपिकल ऑप्शन राइटर की मार्केट रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जरा सेंसेक्स देखिए एक बार। सेंसेक्स है 82,421 पर। आप सेंसेक्स की 82,500 की कॉल उठा के देख लीजिए और 82,400 की पुट उठा के देख लीजिए। दोनों में मैसिव राइटिंग है और प्रीमियम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग है, जबकि अभी 1.5 घंटा बाकी है मार्केट में। तो शायद थोड़ा और समय हमें इसी तरीके से इसमें आज के सेशन को ना आप बस इस तरीके से देखें। आज एक पास एक्सपायरी थी, उससे रिलेटेड मुझे लग रहा है कल से मार्केट में मोमेंटम वापस लौटेगा। हाँ, अगर 25,200 के ऊपर अगर आप निकल गए तो फिर 25,350 भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने आज सुबह जो एक चीज़ कही थी, आप ऐड तब करें जब आप 25,200 के ऊपर कंफर्टेबली निकल जाएं। उसके ऊपर निकल जाएं तो आप फिर अपनी पोजीशन में ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि तब फिर मोमेंटम आपका काम करेगा, फिर वो आपको 25,350 तक ले जाएगा। अभी लॉन्ग रहें, 25,050 तक की हर गिरावट में बाय करें और अभी के लिए अपना स्टॉप लॉस रखें करीब 25,000 का, 24,950 का।
और आज की क्लोज देख लेते हैं। आज की क्लोज में अगर फिर आपने कल के लो और आज के लो में एक रीजनेबल गैप बना दिया तो वो मार्केट के लिए एक अच्छा होगा। अब तक तो बनाया ही हमने, कल के लो के मुकाबले आज का लो अब तक करीब 80-85 पॉइंट ऊपर ही है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी में 56,200 से 56,500 ये बाइंग का बेस्ट जोन है। अब मुझे पता नहीं ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुबह हम उससे काफ़ी करीब गए थे, 56,570 तक गए थे, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अभी भी एक बेस्ट जोन है बाय करने का। 58,000 का जो हमारा टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 57,000 पर एक रेजिस्टेंस है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं उसको किस तरीके से प्ले आउट होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेक्टोरल शिफ्ट आज हमें देखने को मिला मार्केट में। जिस तरह से कल आप देखिए एनबीएफसीज और पीएसयूज प्राइवेट बैंक्स चल रहे थे, आज वहाँ पे सुस्ती देखने को मिल रही, मुनाफा वसूली होता हुआ नजर आया। लेकिन आईटी एकदम से सरपट से दौड़ा आज। अब आईटी में पैसा बनेगा और लग रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी सुस्त आएगा? नहीं, देखिए क्या हो गया ना कि जब आप कोई लंबी रेस दौड़ते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा सुस्ताना ज़रूरी होता है। और बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप पोजीशनल व्यू लेंगे तो मच बेटर इंडेक्स है। लेकिन आज जो हम सुबह एक चर्चा ये कर रहे थे कि थोड़ा सा निफ्टी आईटी का आज मूड बन रहा है कि निफ्टी आईटी आज थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी बैंक शायद थोड़ा सा सुस्त आएगा। कुछ इसमें सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का भी पार्ट है, कुछ इसमें ये भी पार्ट है कि 3 दिन से लगातार बैंक निफ्टी में रैली हो रही है और अब आप 57,000 तक आ चुके हैं। देखिए मार्केट का काम ये नहीं है कि आप रोज़ की रोज़ आपको उसी तरीके से पैसा कमा कर दे। तो आज कुछ पैसा आईटी में शिफ्ट हो गया, ये हो सकता है 1-2 दिन और आईटी चल जाए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए यूएस से भी अच्छे क्यूज आ रहे हैं और वहाँ पे भी नैस्डैक ने अच्छा चलना शुरू किया। तो आईटी में, और वैसे भी आईटी में मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से एक रैली ड्यू थी, तो इस वजह से थोड़ा और अगर आईटी चल जाए तो मुझे हैरानी होगी नहीं उसमें। लेकिन ये क्या है ना श्रेया, मोर और लेस ये एक सेक्टर रोटेशन एट वर्क है। अब कल फॉर एग्जाम्पल ऑटो चल सकते हैं, अब आप ऑटो देखिए, या हो सकता है कल एफएमसीजी चल जाए, ये कुछ और पॉकेट्स हैं जो चल जाएं कल। इवेंचुअली जो राइजिंग बुल मार्केट होती है उसमें निफ्टी को संभालने के लिए कोई ना कोई आ सकता है, तो ये बीच बीच में अब ये होता रहेगा। अब ये मार्केट जो है ना, अब ये किस तरीके से, ये मार्केट किस तरीके से ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। किसी दिन बैंक चलेंगे, किसी दिन आईटी चलेगी, किसी दिन रिलायंस चलेगा, किसी दिन एफएमसीजी चलेगा और किसी दिन ये सारे चलेंगे। सेक्टोरल शिफ्ट होता हाँ, और किसी दिन ये सारे चलेंगे एक साथ। ये भी होगा, जिस दिन ये होगा उस दिन निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर होगा और हो सकता है वो फिर आपका ऑल टाइम हाई की तरफ का कल्मिनेशन हो। तो ये जो सेक्टर रोटेशन है ये अब एक मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, इसको एक्सेप्ट करें। और तरीका क्या है इसका, सुबह सुबह मार्केट आपको साइन दे देता है आज कौन सा सेक्टर चलने वाला है। आज सुबह खुलते ही हमने आईटी स्टॉक्स पिक किए और बिग स्टॉक में भी पिक किए, खुलने के बाद भी पिक किए, और ये भी बात हुई कि अगर आप डे ट्रेडर हैं तो भले चाहे प्रॉफिट भी बुक कर लें। तो ये मार्केट में इस तरीके से बीच बीच में सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल क्योंकि कितने सारे चीज़ें हो जा रही है मार्केट में। अब म्यूचुअल फंड का डेटा आया, एमफिक की तरफ से डेटा, और इस बार भी एसआईपी रिकॉर्ड स्तरों पर। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार 5वां महीना है जहाँ पे थोड़ी अब वहाँ पे गिरावट देखने को मिली। डेटा को कैसे रीड किया आपने, क्या निकल कर सामने आया, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? बहुत सही सवाल है आपका। देखिए कैसे पढ़ें डेटा को, पहले तो वो 4-5 डेटा पॉइंट्स बता देते हैं, उसके बाद मैं उस पर अपना एनालिसिस दूंगा। देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर है एसआईपी का इनफ्लो। एसआईपी का इनफ्लो जो है वो 26,632 करोड़ था पिछले महीने, इस महीने 26,688 करोड़ है। तो आप कहेंगे कि 50 करोड़ तो बढ़ा है, इसमें क्या नई बात हो गई। 2 महीने से आपको याद होगा एसआईपी का स्टॉपेज रेशो बढ़ रहा था। जितने एसआईपीज मार्केट में आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा एसआईपीज स्टॉप हो रहे थे, इस बार वो रुका है। आप देखिए इस बार एसआईपी का जो ओवरऑल खाता संख्या है वो 8.38 करोड़ से बढ़कर 8.5 नहीं, पहले वाली लाइनें चलाइए, 8.56 करोड़ पर आया है मंथ ऑन मंथ एसआईपी का जो है, इसके बाद वाली लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एसआईपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन शायद मिस कर दी हम लोगों ने, जो 8.38 करोड़ से बढ़कर जो ओवरऑल फोलियोज हैं, फोलियोज बढ़कर 8.38 करोड़ से बढ़कर 8.56 करोड़ पर आए हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ओवरऑल नंबर घटा है। इक्विटी फंड्स में निवेश करीब 22% कम हुआ है। और एक चीज़ और हुई है, इक्विटी फंड से निकलकर जो पैसा निकलकर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में गया है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो इन्फ्लो है वो
3,458 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 11,983 करोड़ पर आया है मंथ ऑन मंथ। कल से मैं थोड़ा सा एक बार देख लूँगा कि वो डेटा बना है या नहीं बना है। उसके अलावा लार्ज कैप देखिए, लार्ज कैप में थोड़ा सा इन्फ्लो घटा है, मिड कैप में भी थोड़ा सा इन्फ्लो घटा है और स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा इन्फ्लो घटा है। लेकिन अब मैं आता हूँ वो जो पॉइंट मैं बता रहा था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला वो डेटा पॉइंट था। तो कॉर्पोरेट फंड, क्यों कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा जाना कोई बड़ी बात नहीं है? क्योंकि आप पॉलिसी से 1 महीने पहले के मार्केट में थे, आपको ये हिंट था कि अब हम लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में। आज देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एफडी के रेट 25 बेसिस पॉइंट सीधा एक बार में घटा दिए। तो आप चाहते थे कि थोड़ा सा अपने आप को आप लॉक करें, अपने एफडीज़ को, अपने फिक्स डिपॉजिट जो पोर्टफोलियो है उसको आप थोड़ा सा लॉक करें। तो ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट था इस समय। और इक्विटी में ज़रूर निवेश घटा। अब ये मेरा एनालिसिस वाला पार्ट है, उसको प्ले कर दीजिए प्लीज़। इक्विटी में निवेश ज़रूर घटा है, लेकिन उसको मैं अभी के लिए एक वन ऑफ मान के चलूँगा और इसको कोई बहुत ज़्यादा मैं तवज्जो नहीं दूंगा। तो ये समय मेरा व्यू रहेगा। चलिए बताइए कि कार्यक्रम का क्रम कैसा रहा और ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी। बिल्कुल, क्योंकि बाजार में आज निफ्टी इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन तो शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाएगी। आपको टॉप गेनर्स में शामिल देखेंगे स्टॉक्स। एक तो ग्रासिम आज शानदार तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट बिग स्टॉक में शामिल, सुबह हमने पिक किया था, 4% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। डॉक्टर रेड्डी देखिए यहाँ पे भी 3% का उछाल। टेक महिंद्रा पूरा आपको IT पैक है आज अच्छा खासा तेज़ दिखेगा, 2% की यहाँ पे तेज़ी। और टाटा मोटर्स भी लगभग 2.5% के करीब चढ़ता हुआ नजर आया है। कुछ और आपको काउंटर्स से रूबरू कराते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल IT पैक का गेन 3.5% के करीब चढ़ा हुआ। अडानी ग्रीन, इनफैक्ट पूरा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ही आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उस खबर के बीच अडानी ग्रुप के स्टॉक्स चल गए। अडानी ग्रीन चल गया 3%, ब्लू स्टार 2.5% से ज़्यादा। अडानी टोटल गैस में भी 3% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा डेंट भी पड़ता हुआ नजर आया। इटर्नल लगातार दूसरा कारोबारी सत्र जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 0.5% से ज्यादा। ट्रेंट कल चल रहा था, ये आज लूजर्स में शामिल है, 1.5% से ज्यादा की गिरावट। बजाज फाइनेंस टूटा 1% और SBI लाइफ पर भी डेंट पड़ता हुआ नजर आया, 0.25%। कुछ और काउंटर्स जहां पर पेन ज्यादा परसिस्ट करता हुआ नजर आया। बैंक्स में आज स्वाभाविक सी बात है मुनाफा वसूली देखने को मिली, 3% से ज्यादा गिर गया इंडियन बैंक। RBL बैंक लगभग 4% के गिरावट के साथ कारोबार। तीतागढ़ रेल सिस्टम में अच्छी खासी यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिली, 1.5%। NBCC भी लगभग 0.3% गिरकर कर रहा है कारोबार। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको पैनल से रूबरू कराती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गौबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत और जतिन गेडिया जी से। 2:15 पर यतिन मोता आपको बताएंगे कि मई में म्यूचुअल फंड के आंकड़े कैसे रहे। 2:20 पर कोफोर्ज और IT शेयरों में तेजी क्यों है बताएंगे दीपाली राणा। 2:30 बजे मंगलम बताएंगे आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी क्यों है आखिर। 2:35 पर कंचन नौटियाल बताएंगे क्विक कॉमर्स में रैपिडो की एंट्री से क्या बढ़ेगी चुनौती। 2:45 पर मिताली जैन आपको बताएंगे बाजार में DIs का निवेश कैसे बढ़ा है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे इन्वेस्टेड PMS के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी और 3:15 पर लेंगे BTST या STBT कॉल्स। और अब शुरुआत करते हैं STBT और BTST कॉल के साथ। और गाबा सर, शुरुआत आपसे। वेरी गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। इसमें तेजी तो है, 733 के आसपास ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। मेरे ख्याल से 730 का स्टॉप लगा चले, सिर्फ 3 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 740 के। इसमें तेजी बन सकती है टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स बाई साइड की ट्रेड गाबा की तरफ से आती हुई आज के सेशन में डे हाई पे कर रहा है कारोबार। यहाँ पे भी रिपोर्ट आई थी, थोड़ा रुझान मिक्स था ब्रोकरेजेस का। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए टाटा पावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर काफी समय से हम हाई टॉप हायर बॉटम देख रहे थे, लेकिन अब स्टॉक ने पिछले हाई को भी ब्रेक किया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है। 425 के टारगेट के लिए आप टाटा पावर में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 408 रुपए, 408 के आसपास के रहेंगे। चाहे तो 415 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 5 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 415 के कॉल ऑप्शन में और 15 रुपीज के टारगेट सेट करना। टाटा पावर में पार है और लगातार इसमें हम तेजी भी देखने को मिल रही है, पूरा स्पेस फोकस में। ये मानस जी के पिक, यहाँ पे खरीदारी की राय। रचना जी, गुड आफ्टरनून टू यू, आपने क्या पिक किया है?
जी गुड आफ्टरनून एंड इस घंटे के लिए जो मेरा पिक रहेगा दैट इज डिविस लैब। डिविस लैब के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं जो 6700 के करीब है फ्यूचर्स पे। हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 6660 पे एंड हमारा अगले एक घंटे के लिए टारगेट हो सकता है 6740 और अगर कोई डिलीवरी कैरी करता है तो 6770 तक जा सकते हैं। डिविस लैब के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। न्यूनतम टारगेट भी रचना जी की तरफ से मिल गए। शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पा जी बताइए, गुड आफ्टरनून टू यू, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून। मेरा बाय रहेगा गेल में भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 197.5 पे। यहाँ पे 195 के स्टॉप लॉस से लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 200 एंड 203। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट 200 के ऊपर भी मिलेगा जहाँ पे एक्सटेंडेड टारगेट्स इसके 210 हो सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए एक घंटे के लिए मुझे लगता है 200 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे एक घंटे के लिए गेल में 200 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डे हाई पर कर रहा है कारोबार 196 के करंट मार्केट प्राइस पर। जतिन जी गुड आफ्टरनून टू यू, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारी जो पिक है वो अडानी ग्रीन में रहेगी। डेली चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अपमूव कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1150। तो अच्छा खासा अपमूव पॉसिबल है करंट स्तरों से। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 1040 का। ओके, अडानी ग्रीन जतिन जी की पिक है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। वायदा बाजार में देखें तो टॉप गेनर्स में शामिल ये सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर ख़रीदारी की राय आती हुई। मयूरेश जी टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, और आप देखें गाबर जी ने टाटा मोटर्स की कॉल दी है। यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी कह रहे हैं टाटा पार में खरीदारी कीजिए। रचना जी डिविस लैब के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय रख रही हैं। साथ ही शिल्पा जी कह रही है गेल्स में खरीदारी कीजिए, और जतिन जी अडानी ग्रीन उन्होंने पिक किया है। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया लेते हैं मयूरेश जोशी जी से। मयूरेश जी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम इन द शो। आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून आनंद जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे हम मार्केट्स में देखते हैं कि जो मोमेंटम में सेक्टर्स रहते हैं हमारे फिल्टर्स अच्छी तरह से उसको पकड़ लेते हैं, और एक स्टॉक जो हमारा मोमेंटम फिल्टर पकड़ रहा है वो है ब्लू जेट हेल्थ केयर। हाल ही की लिस्टिंग है अ फ्यू क्वार्टर्स बैक, बट जो बिजनेस लाइंस में ये काम कर रहे हैं इनकी 3 बिजनेस लाइंस है। एक है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडियरीज, जो बेसिकली एजेंट्स होते हैं मेडिकल इमेजिंग के, आपके सीटी स्कैन, एक्सरेज, ये सारी चीजों के लिए आई थिंक इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। और ग्लोबली आई थिंक जो 3 या 4 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं सबके साथ इनकी रिलेशनशिप है। 40% की एक जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये बिजनेस लाइन से आती है। दूसरा जो फार्मा इंटरमीडिएट्स और एपीआई का बिजनेस है दैट्स ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टॉप लाइन। और यहाँ पे जो आई थिंक जो थेरेपीज को ये एड्रेस कर रहे हैं, जो क्रॉनिक थेरेपॉटिक सॉल्यूशंस है, कार्डियोवैस्कुलर और सीएनएस को, उसके लिए आई थिंक जो ये इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करते हैं वो हाई मार्जिन होते हैं। एंड द लास्ट सेगमेंट इज हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स। मयूरेश जी एक बार स्टॉक दोहराएंगे जिसके ऊपर आप चर्चा करें, एक बार स्टॉक दोहराइए। ब्लू जेट हेल्थ केयर, ब्लू जेट हेल्थ। ठीक है, हाँ तो वो फ्लैश होगा अभी जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रही है, हाई मार्जिन बिजनेस है। पिछले तिमाही में 41% की मार्जिन की थी। मैनेजमेंट को लगता है 36 to 38% की मार्जिन रेंज एबिटा लेवल पर मेंटेन करेंगे। कैश रिच बैलेंस शीट है, लगभग 290 करोड़ की कैश इनके बुक्स पे है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है हाई डबल डिजिट ग्रोथ आती रहेगी। एबिटा मार्जिन शुड बी अराउंड 38% और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड हैव सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, जो आरओईज में एक सिग्निफिकेंट इजाफा ला सकता है। आरओईज एंड आरओसीज और मोर देन 30%। मुझे लगता है आई थिंक एक हाई अर्निंग्स वाला बिजनेस है और एक हाई मोमेंटम वाला स्टॉक हो सकता है। इसका कंपनी सर ब्लू जेट हेल्थ केयर ये पसंद आ रहा है मयूरेश जी को, और आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए बने रहे। यहाँ पे सलाह है। अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डी हाई के आसपास कारोबार कर रहा है 3% की तेज़ी के साथ। एक और स्टॉक लेकर है ग्रासिम। सुबह अनुज ने पिक किया था बिग स्टॉक में शामिल। शानदार तेज़ी पूरे दिन हमें देखने को मिली, 4% से के करीब उछलता हुआ, और 2710 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी काफ़ी बुलिश थी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी और 3500 का टारगेट प्राइस ग्रासिम को दिया है, यानी कि अभी से देखिए 2700 मतलब 4% की तेज़ी के बाद आप देखिए 2700 के करीब पहुंच गया। अभी इससे भी आप देखिए 30% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। क्या अच्छा लगा मॉर्गन स्टैनली को? तो एक उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ग्रासिम कंपनी सीमेंट, पेंट, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर अग्रसर होकर काम कर रही है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और मॉर्गन स्टैनली ये भी कह रहे हैं, उनको ये भी उम्मीद है कि मीडियम टर्म में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है।
मानस जी आप बताइए 3,500 का टारगेट, ब्रोकरेजेस काफी बुलिश और कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है, लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस, जिस तरीके से आज तेजी देखने को मिली है, क्या चेज करना चाहिए, आगे और बढ़ोतरी संभव है? तो देखिए आज केवल फर्स्ट टाइम हमने रिवर्सल का साइन देखा है एक्चुअली चार्ट पे। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, लेकिन आज जितने भी बॉन्ड मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप इसको करंट लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं। अगर एक पोजिशनल ट्रेड लेना हो, अगर आपके पास 2 से 3 हफ्ते का समय हो, तो आप 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो मेरे ख्याल से वो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 26-25 के आसपास है, तो 26-25 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। और आई थिंक ऊपर की तरफ 28-50 तक के टारगेट ग्रासिम में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये नियर टर्म टारगेट ग्रासिम के लिए शानदार स्टॉक ने परफॉर्म भी किया। इसके अलावा मयूरेश जी, जिस तरीके से एक और रिपोर्ट आई थी पूरे पेंट स्पेस को लेकर, और वहाँ पे ये बात दोहराई, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है पूरे पेंट सेक्टर पर, बात की गई कि सेक्टर अगले दौर के डी रेटिंग के लिए तैयार हो गया है। इस पूरे स्पेस में आप देखिए बिरला ओपर्स को छोड़कर उन्हें कोई ज़्यादा स्टॉक्स पसंद नहीं आ रहे, धीमापन दिख रहा है। आप क्या सहमत हैं इस बात से? क्या लग रहा है आपको एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में क्या रणनीति होगी, और उस पूरे स्पेस पर आपकी क्या राय है? नहीं श्रेया जी, दो चीजें। एक आई थिंक जो कंजम्पशन स्लो डाउन हमें देखा गया है, उसका एक डिटरमिनेंटल इफेक्ट पेंट कंपनीज पे देखा गया है। अगर आप अर्बन या सेमी अर्बन कंजम्पशन देखते हैं तो लार्ज एक्सटेंट बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज कंजम्पशन स्लो डाउन, जो वॉल्यूम्स थे उसमें आई थिंक एक डिटोरेशन देखने मिला था। इनपुट कॉस्ट काफी वॉलेटाइल रह रहे थे और इसलिए मुझे लगता है इबिटा मार्जिन में कंप्लीट पास थ्रू मिल नहीं रहा था, और इसलिए डिमांड वीक होने के कारण प्राइसिंग काफी सीमेंट पेंट कंपनीज के फेवर में नहीं थी, और इसकी वजह से आई थिंक बॉटम लाइन में या प्रॉफिटेबिलिटी में डिटोरेशन देखने मिला था। नाउ लेट्स हैव द फ्लिप साइड ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। अगर एक्सपेक्टेशन यही है कि टैक्स कट्स के वजह से कंजम्पशन स्टार्ट्स कमिंग बैक, आज हम 8 पे कमीशन की भी बात कर रहे हैं जो अगले साल से लागू हो सकता है, और इसके वजह से आई थिंक कंजम्पशन पैटर्न शायद सेकंड हाफ से वापस आ जाए। ऑब्वियसली कंपटीशन इंटेंसिटी इज ह्यूज। आप ये भी देखा आपने कि ओपस ने एक एंटी ट्रस्ट सूट भी लॉन्च किया था एशियन पेंट्स के अगेंस्ट। अगेन आई थिंक न्यू प्लेयर्स लाइक जेएसडब्ल्यू हैव एंटर्ड, बिरला ओपस हैज एंटर्ड, और इसलिए आई थिंक जो प्रीमियम सेगमेंट है जिसे एनामल्स या प्रीमियम डिस्टेंपर्स की हम बात करते हैं, वहां पे प्राइसिंग की डिटोरेशन जरूर हुई है। एट द सेम टाइम अगर हम एक्सपेक्टेशन बांध के रखते हैं कि डिमांड शुड स्लोली एंड स्टेडीली कम बैक, जो पेंट वॉल्यूम ग्रोथ होती है वो नॉर्मली 1.5 to 2 times जीडीपी की होती है। इवन इफ इंडिया ग्रोज एट 6.5% एज अ बेस केस, 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ आना लाजमी होगा, अज्यूमिंग ऑल दीज टेलविंड्स कमिंग थ्रू। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक Q1 शायद एक लास्ट क्वार्टर होगा जहां पे एक अर्निंग्स डिटोरेशन शायद प्राइस में आ जाएगा। Q2 से आई थिंक बेस बिल्डिंग स्टार्ट होगा, और सेकंड हाफ के जैसे फेस्टिविटीज आ जाएंगी मेरे हिसाब से आई थिंक विद कंजम्पशन कमिंग बैक, पेंट डिमांड शुड स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट कमिंग बैक। तो मैं रडार पे रखूंगा, अभी खरीदूंगा नहीं, बट मुझे लगता है आई थिंक अगले कुछ हफ्तों या महीनों में, कपल ऑफ मंथ्स में जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटीज पेंट सेक्टर के लिए। तो हाइपर कंपटीशन का अभी फिलहाल हीट तो झेल रही है पूरी स्पेस, लेकिन उम्मीद है Q1 के बाद आपको यहाँ पे नजर आता हुआ नजर आ रहा है। ग्रासिम पे हमने टेक्निकल चेक लिया मानस जी से, लेकिन जिस तरीके से आपने आज तो एक बिग स्टॉक में शामिल था ग्रासिम, आपने सुझाया था, शानदार रैली हमें पूरे दिन देखने को मिली, अच्छी खासी कमाई कराई होगी CNBC आवाज़ के व्यूअर्स ने। क्या लग रहा है, एक तो सटीक सर कैसे पकड़ लिया आपने कि इसमें अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिल रही है, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश? नहीं श्रेया, क्या होता है देखिए, ब्रोकरेजेस तो खैर रोज कुछ ना कुछ नया लिखते हैं। आई थिंक आज जो बहुत समय के बाद ग्रासिम है, आप मुझे बताइए, आप इतने समय से मेरे साथ शो कर रही हैं, कब हमने लास्ट ग्रासिम की बात की है? कभी भी नहीं की। इसमें एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है ना, अब क्योंकि हम एक बुल मार्केट में वापस एंटर कर रहे हैं, अब ये सिर्फ ग्रासिम के लिए नहीं है, आगे और एक थीम बनेगी, होल्डिंग कंपनीज का डिस्काउंट धीरे धीरे अब कम होना शुरू होगा, क्योंकि अब तक हम एक बेरिश फेज में से गुजरे थे, अब हम वापस एक बुलिश फेज में आए, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर ग्रासिम में प्ले आउट होगा। ग्रासिम का खुद का बिजनेस भी है, विस्फोस फाइबर का बिजनेस उनका खुद का भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। न्यू एज बिजनेस, इस पर फोकस कर रही है कंपनी। और एक और चीज़ जो हम बार बार डिस्कस भी करते हैं कि सिर्फ एक वोडाफोन आइडिया को छोड़ दें तो आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स में, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए हैं। आप आदित्य बिरला कैपिटल देखिए, वो भी स्टॉक पिछले कुछ महीनों में भागा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने अच्छे मूव्स देखे हैं, तो ये एक रीज़न था कि हमने इस तरीके का मूव यहाँ पर ग्रासिम में देखा है। तो ये मुझे बिल्कुल इसमें हैरानी है नहीं कि इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं।
मयूरेश, आपकी कवरेज में है क्या? गुड आफ्टरनून ग्रासिम, और क्या टारगेट होंगे आपके? आफ्टरनून अनुज जी, नहीं बिल्कुल है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक अगर आप सम ऑफ पार्ट्स देखते हैं, अगर आप कोर बिजनेस देखते हैं ग्रासिम का, तो पिछले 4 या 6 तिमाहियों में जो वीएसएफ के रियलाइजेशंस थे, ये थोड़े म्यूटेड थे। ऑब्वियसली आई थिंक जो सप्लाई फैक्टर्स थे ग्लोबली, दैट आल्सो अकाउंटेड फॉर म्यूटेड प्राइस रियलाइजेशंस। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर हम उम्मीद करें बैठे कि जो डिमांड डायनेमिक्स है, ये शायद वापस आ जाए, तो अगेन आई थिंक इट शुड स्टार्ट कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली। एज फार एज द कोर वीएसएफ बिजनेस इज कंसर्न, जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है, वो भी लार्जली अंडर कंट्रोल है, जो मार्जिन्स को स्टेबिलिटी देगी। अगर आप सीमेंट बिजनेस की तरफ चले फॉर ग्रासिम लिंक्ड टू इट्स सब्सिडरीज, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो सीमेंट डिमांड है, वहां पे स्टेडी स्टेट ग्रोथ देखने मिलेगा। Utilization level should be at a decent 70-75% for the industry as a whole. और generally I think because input costs काफी stable हो चुके हैं, जो reported EBITDA पर टन है, उसमें स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। एंड जो गवर्नमेंट का एम्फेसिस है हाउसिंग के ऊपर, अर्बन हो, रूरल हो, सेमी अर्बन हो, कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो अगर हम सम ऑफ पार्ट्स देखें, तो आई थिंक मोस्ट बिजनेस सेगमेंट शुड शो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, और शायद एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। और इसलिए आई थिंक ये स्टॉक शायद जांच रहा है कि शायद अर्निंग्स रिकवरी सेकंड हाफ में काफी स्ट्रांगली आ सकती है अक्रॉस इस बिजनेस सेगमेंट। तो स्टॉक पे हम पॉजिटिव हैं। स्टॉक पे पॉजिटिव हैं ग्रासिम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज कोफोज, सुबह तो खैर ये 5% तक ऊपर था, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें, लेकिन अभी भी 2% ऊपर ही है। लेकिन सुबह देखिए आप 1895 तक गया था और स्क्रीन पर शानदार तेज़ी प्ले हुई। इसकी तेज़ी ने पूरे मिड कैप आईटी सेक्टर में भी जोश भरा है। मिड कैप आईटी शेयरों में कोफोज के अलावा बाकी क्या है तेज़ी के ट्रिगर, और कोफोज में खास तौर से क्यों है तेज़ी के ट्रिगर? दीपाली समझ से। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कोफोर्ज के साथ साथ तमाम मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है, और 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो कोफोर्ज के मैनेजमेंट की जो कमेंट्री हो बहुत स्ट्रांग है और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आगे की ग्रोथ को लेकर। दूसरी तरफ ब्रोकरेजेस का अपग्रेड, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लंदन में जो यूएस चाइना की ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, आज दूसरा दिन है, वहाँ पॉजिटिव प्रोग्रेस होने की एंटिसिपेशन भी की जा रही है। तो ये पूरे ही आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम कोफोर्ज की इन पर्टिकुलर बात करें तो जेपी मॉर्गन तो बुलिश है ही, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट ने कहा है कि कोई मैक्रो कंसर्न्स दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ से। FY26 एक रोबस्ट ईयर रहेगा ग्रोथ का। H1 FY26 और H2 FY26 दोनों में ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। और कंपनी ने कहा है कि वो किसी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड की रिकवरी का वेट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो डिपेंडेंट है कि कब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लौटेगी और तब वो अच्छा कामकाज करेंगे। वो ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। 14% एबिट मार्जिन FY26 में वो अचीव कर लेंगे, यानी FY27 के लिए जो उन्होंने टारगेट्स रखे थे उससे पहले ही एबिट मार्जिन वो अचीव करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने ये भी कहा है कि लार्ज डील्स पर वो प्रोएक्टिवली काम कर रही है, वो कोई RFPs का वेट नहीं कर रही है। तो हर बयान में मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आगे की ग्रोथ को लेकर। यही वजह है कि जेपी मॉर्गन ने भी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से अपग्रेड किया है स्टॉक को। टॉप पिक है कोफोर्ज ओवरवेट रेटिंग के साथ 2080 के टारगेट। और इनफैक्ट मिड कैप आईटी की बात करें तो परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स ऑलरेडी अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से, मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से ऑलरेडी पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी फोकस में रहे हैं। कोफोर्ज लगातार 5 दिनों से चल रहा था, आज भले ही डेज हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ हो, लेकिन ब्रोकरेज अपग्रेड्स, मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स ये फैक्टर्स है जो कि प्ले कर रहे हैं। ओके, तो कोफोर्ज बिल्कुल सही कहा आपने, शानदार तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, और पूरा मिड कैप आईटी स्पेस की जिस तरीके से हम बात करते हैं वहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। शिल्पा जी, कोफोर्ज आप देखिए स्टॉक इंट्राडे में 5% तक उछला, हालांकि उस ऊपर इस तरह से थोड़ा फिसला, लेकिन अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है। किसी को लेना है तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, थोड़ा वेट करें, आप कैसे रीड कर रही हैं इसको? जी बिल्कुल श्रेया, मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी ले सकते हैं 1800 के ऊपर। इसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रिगर है, जहाँ पे 1920 से लेके 1960 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। तो आप अभी भी इसको ले सकते हैं। आप जस्ट 1795 1800 के नीचे 5 रुपए नीचे और आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे बने रहिए। 1880 1900 आपको दिखने चाहिए बहुत जल्द, और इसके ऊपर जाता है तो 1980 तक के भी इसके लेवल्स हैं। ओके, चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर मूव्स इस समय या तो अच्छे आ रहे हैं या अच्छे आने की तैयारी कर रहे हैं। मानस, एक बार आप चार्ट देखिएगा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का। काफ़ी दिनों से इस पर नज़र थी। वीकली चार्ट्स में इसने पिछले 3-4 वीक अच्छे बिताए, और अब डेली चार्ट पर भी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक था ये। कोई व्यू इस स्टॉक पर, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पर?
तो देखिए कल ही यहाँ पर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला था, क्योंकि पिछला हाई ब्रीच हुआ था और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कल ब्रीच हुए थे, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले थे। अब ध्यान रखिए कि स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल अब तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, जब तक कि 394 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करें। जो टारगेट आपको सेट करने हैं वो 420 से 430 की रेंज में रहेंगे। बाय ऑन डिप्स की रणनीति एक्साइटमेंट अपनाएं, ये माइनस जी के पिक 404 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पे अच्छी तेजी आप देखें, आईटीसी एक चढ़ता हुआ नजर आएगा आपको, नेस्ले इंडिया, HUL, तो एफएमसीजी पैक में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है और ये सारे स्टॉक्स अभी डे हाई के आसपास कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। गावस्कर हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहाँ पर, हालांकि फ्लैट ही है लेकिन डे हाई के आसपास कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर या फिर कोई लेवल्स इंपॉर्टेंट जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है? देखिए इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नो डाउट अबाउट इट, और स्कैनर में भी आया है, ट्रेड करा है 2396 पर। सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत है, वो होगा 2389, करीब 7 रुपीज का है। अगर आपको मिले, शायद कल तक भी मिल जाए, तो 2420 पॉसिबल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बाय मोड पर तो है, क्योंकि नेस्ले को भी देखिए वहां पर भी बाय है, तो शायद इस कैटेगरी में कुछ अब बाय जोन्स बन सकते हैं। HUL ओके चलिए एक काम करते हैं, एक बार जरा म्यूचुअल फंड डेटा को वापस रिविजिट करते हैं, बिग वॉल पे चलते हैं और यतन से समझते हैं कि पूरा का पूरा डेटा रहा कैसे। यतन बताइए, गुड आफ्टरनून। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें पूरे के पूरे SIP और ये म्यूचुअल फंड इनफ्लो डेटा है, यहाँ कहीं ना कहीं जो SIP डेटा है वो अभी भी मजबूत है। तो अगर हम SIP डेटा की बात करें तो मंथ ऑन मंथ आपको यहाँ वृद्धि देखने को मिल रही है। अभी लगभग अगर फिगर की बात करें तो 26,700 करोड़ रुपए के आसपास आपको ये फिगर आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो मंथ ऑन मंथ यहाँ आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम SIP के खातों की बात करें तो लगभग 43 लाख खाते बंद हुए हैं, उसके सामने 59 लाख शेयर्स ऐड जो है वो ऐड हुए हैं। तो ब्रॉडली जो अकाउंट्स की बात करें SIPs की, तो नेट बेसिस पे यहाँ आपको लगभग 16 लाख जो SIP खाते हैं नए ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इक्विटी जो फंड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट साइड के ऊपर पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा पैसा इस महीने में लगता हुआ आपको नज़र पड़ा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का इन्फ्लो लगभग 3400 करोड़ से बढ़ के लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। तो डेट की तरफ निवेशक अब थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली अमाउंट कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये 7-8 हज़ार करोड़ का इंक्रीमेंटली मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम इक्विटी इन्फ्लो की बात करें तो 24,250 करोड़ से घट के इक्विटी इन्फ्लो मई में लगभग 19,000 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ आपको नजर पड़ा है। मिड कैप की बात करें, लार्ज कैप की बात करें या स्मॉल कैप की बात करें, मंथ ऑन मंथ डेटा आपको स्लो होता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप फंड में इन्फ्लो 4,000 करोड़ से घट के लगभग 3200 करोड़ रुपया होता हुआ नजर पड़ा है। हालांकि AUM की बात करें, क्योंकि मई का महीना अच्छा था, 70 लाख करोड़ से AUM म्यूचुअल फंड्स का बढ़ के लगभग 72,20,000 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। ओके चलिए यतिन शुक्रिया। तो ये सब म्यूचुअल फंड का डेटा, स्टॉक लेकर आइए अब एक बार जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए जब IPL RCB ने जीती थी उसके अगले दिन मैंने एक चीज़ कही थी कि यहाँ पर अब एक स्टॉक में एक ट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू इम्प्रूव होगी और आगे जाते हुए शायद ये एक और फैक्टर होगा जो इसके वैल्यूएशन में जुड़ेगा। अब स्टॉक खुला काफ़ी ऊपर, टिक नहीं पाया, शायद मंगलवार था इस वजह से, किसी और दिन खबर आई होती तो ज़्यादा चलता, लेकिन मंगलम के पास चलते हैं। अब बात मंगल की हो ही रही है, तो मंगलम गुड आफ्टरनून, बताइए क्या करें अब यूनाइटेड स्पिरिट्स में? गुड टाइम शुरू यहाँ पर? गुड टाइम शुरू हो चुकी है उनके IPL टीम के लिए, बट अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में जो वैल्यू IPL ने क्रिएट किया है पूरे सिस्टम के लिए, पहली बार जब ऑक्शन हुआ था करीबन 400-450 करोड़ का ये बिजनेस था पहले जो टीम किसी जिन ओनर्स ने खरीदी थी, और अब जाके ये हो गया है करीब 15 से 17 हज़ार करोड़ या $2 बिलियन के आसपास। तो ये सारे रीजंस हैं, उस वजह से यूनाइटेड स्पिरिट्स फोकस में है। RCB ने हाँ IPL ज़रूर जीता, और आज सुबह ब्लूमबर्ग से न्यूज़ आई थी कि Diageo PLC जो यूनाइटेड स्पिरिट्स के इंटरनेशनल पेरेंट है, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में अपना हिस्सा बेच सकते हैं। उन्होंने वैल्यूएशन किया है करीब $2 बिलियन का आसपास, और उन्होंने एक एडवाइसर को भी रखा है ये देखने के लिए कि क्या वो पार्ट स्टेक बेचेंगे, पूरा स्टेक बेचेंगे, या सिर्फ एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे हैं, वो कुछ भी नहीं हो सकता है बेचेंगे। मेरा सेंस ये है कि
आईपीएल अभी उन्होंने जीता है, ब्रांड वैल्यू ऑल टाइम हाई पे है, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन एक्सरसाइज को किया होगा अपने कंपनी को देखने के लिए कि आरसीबी का वैल्यू क्या है। डियाजियो के प्रतिनिधि ने खबर पर प्रतिक्रिया नहीं दी, ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी पे था। मैंने खुद भी यूनाइटेड स्पिरिट्स से पूछा, उन्होंने कहा ये मार्केट स्पेकुलेशन है, तो वो इस पर कमेंट नहीं करेंगे। पर मेरा रेडार पे बाकी 3 कंपनीज आए जिनके खुद के भी आईपीएल टीम्स हैं। अगर आप सन टीवी देखें, 100% ओन करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में, यूनाइटेड स्पिरिट्स आरसीबी में है, और आरपीएसजी वेंचर्स जो ग्रुप का होल्डिंग कंपनी है वो 51% होल्ड करता है लखनऊ सुपर जायंट्स में। अगर हम देखें यूनाइटेड स्पिरिट्स, अगर वो देख रहा है $2 बिलियन का वैल्यूएशन, और आईपीएल का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि 2 टीमों में वैल्यूएशन डिफरेंस ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर आप थोड़ा ब्रांड आरसीबी को ज्यादा दें और सनराइजर्स को थोड़ा कम दें, $1.5 बिलियन के आसपास, तो आरसीबी का मार्केट कैप, यूनाइटेड स्पिरिट्स का मार्केट कैप करीबन 1.25 लाख करोड़ है, उसमें $2 बिलियन सिर्फ 15% होता है वैल्यू अनलॉकिंग के तहत। सन टीवी 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अगर $1.5 बिलियन भी अगर आप उसकी आईपीएल टीम को दें तो 50% उनके मार्केट कैप का वैल्यू जो है उनकी आईपीएल टीम को जाता है। और आरपीएसजी जो लखनऊ सुपर जायंट्स ओन करते हैं, उनके वैल्यूएशन को मैंने कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दी अपार्ट फ्रॉम जो वैल्यू पर उन्होंने टीम खरीदी थी, और 51% पे अगर आप देखें तो वो 145% उनके करंट मार्केट कैप से होता है। पर याद रखिए इसमें बहुत होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है, और ये कुछ मतलब इमीडिएट वैल्यू अनलॉकिंग का केस नहीं है यहाँ पर ये 2 कंपनीज को अपने रेडार पे रखें। सन टीवी 25,000 करोड़ मार्केट कैप, 50% ऑफ दैट मार्केट कैप इज देयर आईपीएल बिजनेस। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.25 लाख करोड़, 15% जो है उनकी ओवरऑल वैल्यू उनके आईपीएल टीम को दी जाती है। बिल्कुल मंगलम, काफ़ी समय से मार्केट आरपीएसजी वेंचर्स पर बैक कर रहा है, लेकिन जैसी उनकी टीम है शायद वैसा ही है। और वो गोयनका साहब की जो लड़ाई भी हुई थी एक बार, शायद उसको भी मार्केट ने पसंद नहीं किया था। अच्छा, 2007 में पता है श्रेया, आईपीएल की टीमें सबसे पहले जो ओरिजिनल बड़ी टीमें बिकी थी उसमें, वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस समय शाहरुख खान ने और जूही चावला और जय मेहता ने टीम खरीदी थी $75 मिलियन में 2007 में। 2007 में मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, और मैंने वो गाड़ी इसलिए खरीदी थी क्योंकि शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर थे Hyundai के, बस इसलिए खरीदी थी। हाँ, तो मैंने सेंट्रो खरीदी थी क्योंकि उस समय मेरी इतनी औकात थी कि मैं सेंट्रो लूँ। शाहरुख खान ने 75, मैं सोचा शाहरुख खान ने $75 मिलियन खर्च कर दिए, इतना मतलब इतना पैसा खर्च कर दिया, ये रिकवर होगा या नहीं होगा। आज वैल्यूएशन $2.5 बिलियन के करीब होगी केकेआर की, तो सोचिए मतलब किस तरीके से पैसा बना है इस स्पेस में। और बस एक ही बात है कि उस टाइम $75 मिलियन, तब डॉलर करीब 35 या 40 के आसपास था, और आज देखें तो डॉलर ही आपका 87-88 के आसपास है, तो उतना तो उन्होंने डॉलर वैल्यू में ही कमा लिया, डबल तो उनका डॉलर वैल्यू में ही हो गया। 625 करोड़ था तब उस समय, इस $75 मिलियन की जो वैल्यू थी वो करीब नहीं, उससे कम रही होगी एक्चुअली। 440 करोड़ मुझे मुकेश अंबानी की याद है, मुंबई इंडियंस, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन। हाँ, क्या सचिन के तो हम सब फैन थे, कौन नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल तो वहाँ से लेकर किस तरीके का पैसा बना है यहाँ पर। और मैं अभी भी कहूँ, अभी भी ये सिर्फ शुरुआत है। आईपीएल इफ़ इट्स ऑलरेडी नॉट, आगे जाकर इस देश का सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाला है, तो ये क्लियरली एक बहुत बड़ी तेज़ी की शायद शुरुआत है इन कंपनियों में। मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर मयूरेश एक व्यू दीजिए जरा। पॉजिटिव रहेंगे हम, अल्को बेवरेजेस एज अ स्पेस जनरली पॉजिटिव है अनुज जी। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको खैतान, ये दोनों स्टॉक्स पे हम पॉजिटिव रहेंगे। 2 चीजें, आई थिंक ये दोनों कंपनीज जो प्रीमियमाइजेशन का एक ट्रेंड में एक एक्सेलरेशन कर रही है एवरी पासिंग क्वार्टर, ये शायद नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा, अगर आप देखें कि जो स्टेट प्राइस हाइक्स हैं ये शायद आ सकती है, विच कैन बी इंक्रीमेंटली पॉजिटिव फॉर अल्को बेवरेजेस कंपनी। तीसरा, भले हम अग्रीमेंट्स कर रहे हों यूके के साथ या अन्य देशों के साथ, बट जो क्वालिटी ऑफ अल्कोहल हम बना रहे हैं, स्पेसिफिकली विस्कीज, सिंगल मॉल्ट्स टू बी प्रिसाइज, आई थिंक वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड रिकग्निशन है, एंड यू आर गेटिंग ग्लोबल अवार्ड्स एवरी पासिंग ईयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इनपुट कॉस्ट्स हैं, अगर आप ये नहीं कहें एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, मोलासिस या ग्लास की कीमतें, ये सारी चीजें कंट्रोल में है, जिसकी वजह से आई थिंक मार्जिन में भी स्टेबिलिटी और इजाफा देखा जा सकता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको, हम दोनों पे पॉजिटिव। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको दोनों पर पॉजिटिव हैं इस समय, और इस पर आप थोड़ा सा चाहें तो फोकस कर सकते हैं। एक टेक्निकल कॉल भी ले लें इस पर। रचना जी, गुड आफ्टरनून। यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या व्यू रहेगा इस पर? जी, उसी के चार्ट्स को देख रही थी मैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको दोनों पे ही चार्ट्स को चेक कर रही थी। जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात है, यहाँ पे
जो मोमेंटम फिलहाल दिख रहा है चार्ट पे, दिस कैन डेफिनेटली कंटिन्यू फर्दर। एंड यहाँ पे कोई 1-2 हफ्ते की है उसकी बात नहीं है, इसको आगे जाके होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 1700 प्लस इन नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लस टाइम फ्रेम। एंड अगर उससे ज्यादा भी आपका लंबा नजरिया है तो आप उसको 2000 तक के टारगेट के लिए भी कैरी कर सकते हैं। इसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स भी पॉजिटिव है एंड मोमेंटम इज फेवरिंग द काउंटर। मोमेंटम फेवरिंग द काउंटर, एक्चुअली गलत लिंक करा लिया हमने मंगलम से, ये लिंक कंचन से कराना चाहिए था यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन आता है इसमें। चलिए खैर कंचन भी तैयार हैं एक क्यू कॉमर्स को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरा एक ट्रेड लेना चाह रहा था प्रशांत जी से। प्रशांत जी ने ज्वाइन किया अभी। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे वोल्टास पिछले हफ्ते हमने पिक किया था, जहां अभी ब्रेकआउट बहुत विजिबल है, वॉल्यूम बैक्ड है, चारों दिनों से वॉल्यूम बढ़ते आ रहे हैं। मैं इसको अभी डेफिनेटली एक और पोजिशनल तरीके से एज अ मोमेंटम ट्रेड रिकमेंड करना चाहूंगा। 1315 पे ट्रेड कर रहा है, 1300 के नीचे 1298, 1298 स्टॉप लॉस रख के पोजिशनल अप्रोच रखना बेहतर होगा। मुझे लग रहा है ये पूरी रेंज की डेप्थ रेप्लिकेट होके हम करीबन 1365, 1365, 1370 के लेवल देख सकते हैं। ओके, वोल्टास यहाँ पे पोजिशनल बाई की स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं प्रशांत सावंत जी। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून। कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एनुअल कॉन्फ्रेंस के बीच आप देखिए अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, इन दोनों में से कौन सा बेहतर आपको लग रहा है? अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस की बात करूँ तो कौन सा चार्ट्स पे ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है? जी श्रेया, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैंने अडानी ग्रीन आज सुबह ही कहीं डिस्कस किया हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये एक ब्रेकआउट के कगार पे खड़ा है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं हम ऑलमोस्ट 1050-60 के बीच ट्रेड करें। मेरे हिसाब से 1040 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए और यहाँ से आप टारगेट देख सकते हो करीबन 1100 से लेके 1125। चलिए ये समय अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे बात हो गई, अब कंचन के पास चलते हैं। रैपिडो ने फूड डिलीवरी बिजनेस में एंट्री का ऐलान किया, जहां जोमेटो और स्विगी पहले से फूड डिलीवरी बिजनेस में है। रैपिडो के सामने क्या चुनौती होंगी और इसका जोमेटो और स्विगी पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर इलारा ने एक रिपोर्ट निकाली है। कंचन के पास चलते हैं और समझते हैं उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। कंचन गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप हेडर में ही देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स की अटकेगी डिलीवरी, तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है रिपोर्ट के जितने भी हाईलाइट पॉइंट है उसको पढ़ के, कि यहाँ पे जो आगे की ग्रोथ है वो हमें कहीं ना कहीं अटकती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ रैपिडो के बारे में। देखिए रैपिडो के कोई भी फूड डिलीवरी के लिए कोई भी डेडिकेटेड फ्लीट नहीं है। बेसिकली जो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिसके कारण डिलीवरी की क्वालिटी पे इनका कंप्लीटली कंट्रोल नहीं है और ये इम्पैक्ट रैपिडो को आता हुआ दिखाई दे सकता है इन फ्यूचर भी। साथ ही साथ इनका कमीशन बिजनेस अगर हम समझे तो वो भी कहीं ना कहीं लोअर साइड में बना हुआ है। 8 से 15% का कमीशन लेता है रैपिडो, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर जोमेटो या स्विगी की बात करी जाए तो उसका जो कमीशन रेशियो है वो 21 से 25% के बीच में है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इसके लिए नेगेटिव पॉइंट बन के सामने खड़ा हुआ है। साथ ही अगर इस टाइम पे हम इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखें तो वो भी लोअर साइड में बनी हुई है, क्योंकि जोरों शोरों से ये इस टाइम पे अपना एक्सपेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करी जाए तो वो काफी ज्यादा लोअर साइड में है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स के अंदर जो कंपटीशन है काफी तेजी से बना हुआ है, इसलिए इनका सस्टेन करना काफी ज्यादा इस टाइम पे मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जोमेटो की और साथ में स्विगी की। देखिए इस टाइम पे जो हम फूड डिलीवरी की ग्रोथ देख रहे हैं वो काफी ज्यादा कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी है साल दर साल। पिछले साल की बात करी जाए तो ये ग्रोथ थी 40% पे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होकर अब अप्रोक्सीमेटली 15 से 16% की ही रह गई है। यानी कि जो कंपनी एक्सपैंड कर रही है वो काफी ज्यादा इस एटमॉस्फेयर में एक्सपैंड करना टफ हो चुका है। यही नहीं बल्कि रैपिडो अगर आता है तो जो ग्रॉस डिलीवरी है उसमें भी हमें 10% तक का कट देखने को मिल सकता है, ये इलारा का मानना है। चेन रेस्टोरेंट्स की बात करी जाए तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे ये समझ में आ रहा है कि जो सैचुरेशन का पीरियड है वो कहीं हद तक आ चुका है। साथ में जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो भी हमें लोअर साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा था रिसेंटली कि जोमेटो ने अपने एड्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करी थी। अगर नंबर्स की अकॉर्डिंगली बात करी जाए तो करीब करीब जोमेटो की तरफ से $400 मिलियन की एड स्पेंडिंग होती हुई दिखाई दी थी, जिसने कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफ़ी बड़ा डेंट दिया है। साथ में जो 30 मिनट्स का डिलीवरी प्रॉमिस
प्रॉमिस करते हैं। हाँ, राइडर का इंसेंटिव अभी रिसेंटली हमने देखा है कि और बढ़ा दिया गया है, और यही नहीं बल्कि जो लॉजिस्टिक का इन्फ्लेशन है वो कंपनी के जो मार्जिन है उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ नजर आया है। और इस टाइम पे जिस पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन जो हमें क्विक कॉमर्स के अंदर देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे टेंस्ड हो गया। यही नहीं बल्कि ये तो प्रॉब्लम्स हैं कि कंपनी वाइज क्या प्रॉब्लम है, इसके अलावा काफ़ी सारे अदर चैलेंजेस भी है क्विक कॉमर्स जो आजकल फेस कर रहे हैं। देखिए रिसेंटली हमने देखा था कि एफडीए ने ब्लिंकिट का जो स्टोर है पुणे में उसको शट डाउन कर दिया है, बिकॉज वहाँ पे जो फसाए के नॉर्म है वो वायलेट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जेप्टो के जो स्टोर्स है वहाँ पे भी हमें एक क्लोजर आता हुआ दिखाई दिया था। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मिसिंग साइड पे है। जो डार्क पैटर्न्स है स्पेशली ऑन प्राइसिंग वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी हमने जेप्टो की बात कर ले तो जेप्टो का जो आईपीओ है वो भी हमने कहीं ना कहीं डेफर होते हुए दिखाई दिया है। तो अब चारों ही की बात करें, चाहे रैपिडो हो, जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो या फिर स्विगी हो, यहाँ पे एक डेंट तो है। ओके, शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। कल भी इनफैक्ट हम डिस्कस कर रहे थे, लगातार आप देखिए इटर्नल स्विगी में आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी ये गिरकर ही कारोबार कर रहा था। कंपटीशन का हीट तो ये पूरा स्पेस ही झेल रहा है। मयूरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी रैपिडो की एंट्री, बात ये भी उठ रही है कि रैपिडो कम कमीशन लेगा रेस्टोरेंट से। जोमेटो और स्विगी जहाँ 25 से 30% तक लेते हैं, इनफैक्ट 35% तक लेते हैं, वहाँ पे 8 से 15% ही लेगा रैपिडो। तो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट स्विच कर जाएं, ये भी एक डर है। और रैपिडो क्योंकि लॉजिस्टिक्स में ऑलरेडी है, पहले से मौजूद है, स्विगी को भी प्रोवाइड करता था, तो इसका कनेक्शन ज़्यादा है। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में लॉन्च हो रहा है तो अभी शुरुआत है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? कंपटीशन तो है नो डाउट, पर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? नहीं श्रेया जी, तो जैसे कंचन ने कहा, जस्ट 2-3 पॉइंटर्स ऑन टॉप ऑफ दैट। एक आई थिंक जो एक नेशन वाइड अप्रोच होता है डार्क स्टोर्स का, डिलीवरी सेंटर्स का, सर्विस बॉयज का, इसमें समय लगता है बिल्टअप करने के लिए। और ये सारे पायलट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये नेशन वाइड पहले ग्रो होंगे कि नहीं, ये देखना लाजमी होगा। ऑब्वियसली आई थिंक जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है जैसे जियो मार्ट हुआ या अमेजोन हुआ, उनमें बहुत टाइम है, कॉस्ट के एक एडवांटेज है उनके पास, और इसलिए ये दो प्लेयर्स क्या करके आते हैं ये वो देखना बहुत लाजमी है। दूसरा, आई थिंक जो अंडरकटिंग की प्रैक्टिस है, कोई भी नया प्लेयर अगर आता है तो अंडरकट जरूर करेगा। तो आई थिंक आज अगर आप रैपिडो देखें, जो डिलीवरी कॉस्ट एज एन एग्जाम्पल टिल 5 किलोमीटर्स स्विगी की, जोमेटो से काफी कम है रैपिडो की। दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट, प्लेटफॉर्म फीस पे कोई कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आई थिंक जो प्लेटफॉर्म पे डिश कॉस्ट है फ्रॉम रेस्टोरेंट, स्पेसिफिकली ऑन द फूड डिलीवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस, वो सिग्निफिकेंटली कम रखा है उन्होंने कंपेयर टू अ स्विगी और अ जोमेटो। तो अंडरकटिंग का मामला बिल्कुल बरकरार रह सकता है, बट ये सस्टेनेबल कितना है ऑपरेशंस के हिसाब से ये देखना लाजमी होगा। एंड लास्ट पॉइंट, आई थिंक जो डार्क स्टोर्स ये डबल कर रहे हैं बोथ स्विगी एंड जोमेटो इन द मैटर ऑफ 3 क्वार्टर्स, ये जो एक्सपेंस कर रहे हैं और जो एक्सपेंस कर रहे हैं इन अ वेरी क्विक अमाउंट ऑफ टाइम, 2 साल में करने वाले थे वो लेस देन 4 क्वार्टर्स करने वाले हैं, ये नंबर्स पे प्ले आउट होगा जो स्ट्रीट मान के चल रही है। बट मानना स्ट्रीट का ये भी है कि आई थिंक जो बाकी के प्लेयर्स है, क्या ये नेशन वाइड कॉम्पिटिशन या सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं विद लार्जर प्लेयर लाइक स्विगी और जोमेटो? कॉम्पिटिशन जरूर है मेरे हिसाब से। आई थिंक थोड़ा एक स्ट्रगल पीरियड हो सकता है। कंजम्पशन कमिंग बैक इज अ ह्यूज ट्रिगर for these stocks in the second half. But मैं personally I think declines की राह देखूंगा for a stock like Zomato. I think थोड़ा elevated हो चुका है amidst competition and price. ओके, चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपको सीक्वेंस बताते हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा जी से, उसके बाद रचना जी के पास चलेंगे एफएन सुपरस्टार के लिए, मानस जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए चलेंगे मयूरेश जोशी जी के पास। सुबह भी सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी आपने दिया था बिरला सॉफ्ट का, वो पहला टारगेट तो हिट हो गया 430 का। बताइए आज अब इस शो में आप कौन सा सस्ता ऑप्शन सजेस्ट कर रही हैं? जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन अभी अदानी एनसोल पे करेंगे, अदानी एनर्जी सोल्यूशन। यहाँ पे भी मुझे लगता है पूरे बास्केट में अदानी ग्रुप में भी एक स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, और यहाँ पे मुझे लगता है 945 से 960 इसको आप देख सकते हैं आते हुए। तो यहाँ पे 940 का कॉल ऑप्शन जो रफली 21 रुपये 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए 15 का, एंड पहला टारगेट रहेगा 29 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 35 तक के भी टारगेट्स आपको आते मिलेंगे। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का 940 का कॉल लीजिए, 2140 पर चल रहा है इस समय। 29 के पहले टारगेट यहाँ पर रहेंगे आपके लिए। रचना जी आपने क्या पिक किया?
जी एक नजर मेरी आज चंबल फर्टिलाइजर्स पर है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद 200 पीरियड एवरेज से ये रचना जी बैन में है, रचना जी बैन में है, तो आप एफएनओ में नहीं ले पाएंगे इसको। ओके फाइन, विल स्किप दैट। इन दैट केस विल गो विद दालमिया भारत। दालमिया भारत के फ्यूचर्स जो है उसमें आज काफी, जैसे सीमेंट सेक्टर में स्ट्रेंथ थी, इसमें यहाँ पे भी वो पार्टिसिपेशन था। 2165 पे है इसके फ्यूचर्स। हम इस पे ऐसे लगा सकते हैं 2150 पे, और इसमें हमारा टारगेट हो सकता है 2185 एंड 2190। ओके, डालमिया भारत एफएनओ सुपरस्टार के लिए यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं मानस जायसवाल जी से। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। एम्फेसिस में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो एम्फेसिस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2640 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 2760 2760 की टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं एम्फेसिस के। चाहे तो 2700 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 68 रुपीज में ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। मिड कैप आईटी में शानदार रैली, एम्फेसिस चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी के पिक, यहाँ पे खरीदारी की राय। मिड कैप फंडा मयूरेश जी बताएंगे। बताइए मयूरेश जी, आपने क्या पिक किया है मिड कैप फंडा के लिए? तो श्रेय जी, आई थिंक कंजम्पशन पे अगर हम ऑप्टिमिस्टिक है सेकंड हाफ रिकवरी के लिए, तो मैरिको एफएमसीजी में से जिसने शानदार नंबर्स पेश किए थे चौथे तिमाही में, हमें लगता है आई थिंक जो सस्टेनेबिलिटी है वॉल्यूम्स को लेके ये शायद बरकरार रह सकती है अक्रॉस इट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज। जैसे कंजम्पशन स्लोली एंड स्टेडीली वापस आ रहा है, इन्होंने आई थिंक रेजिलिएंट परफॉर्मेंस दिखाया है इवन इन द मिडस्ट ऑफ अ कंजम्पशन स्लो डाउन। वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग दोनों साथ वापस आनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है, जो भारी मात्रा में काफी एफएमसीजी कंपनीज को आई थिंक एक मार झेलनी पड़ रही थी, कहीं कुछ हद तक और कई एस्पेक्ट्स में आई थिंक कम होते जा रहा है, और एक कैलिब्रेशन कम होने के कारण कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ये मार्जिन्स पे और एब्सोल्यूट एबिटा पे डेफिनेटली प्ले आउट होगी। एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है यहाँ पे हमें एक स्टडी स्टेट ग्रोथ दिख रही है, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक कंसोलिडेटेड नंबर्स वॉल्यूम वाइज, प्राइसिंग वाइज, एबिटा मार्जिन वाइज और बॉटम लाइन ग्रोथ वाइज जो रेटिंग्स, रैंकिंग और इंस्टीट्यूशन होल्डिंग और कैंसिल में देखते हैं, ये सारे पैरामीटर्स स्टॉक में मैरिको पे काफी ऑप्टिमिस्टिक। ओके, मैरिको पे लगेगा बेट। तो चार का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन से। शिल्पा राव जी ने बताया सस्ता ऑप्शन के लिए अडानी एनर्जी सोल्यूशन 940 की कॉल ऑप्शन, टारगेट 29 या 35 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को 15 लगाकर चलना है। फिर सुपरस्टार के लिए रचना जी डालमिया भारत की फ्यूचर्स में खरीदारी की राय रख रही है। टारगेट आप 2185 से 2190 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए 2150 का लगाकर चलना है। चार्ट का चमत्कार मानस जी ने एम्फेसिस पिक किया, यहाँ पे 2760 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जॉट डाउन कीजिए 2650। और मैरिको मयूरेश जी को मिड कैप फंडा के लिए पसंद आ रहा है। यहाँ पे शानदार नतीजे क्वार्टर 4 में आए थे। बाई की रणनीति, यहाँ पे स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। तो ये कुछ स्टॉक्स डिस्कस किया, एक बार मैरिको ही लेकर आते हैं। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस आप देखें जहाँ पे थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक्चुअली हमने डिस्कस किया, बहुत सारे स्टॉक्स आप देखें आज डी हाई पर कर रहे हैं कारोबार। नेस्ले इंडिया में भी एक मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, मैरिको भी डिस्कस कर रहे हैं। नेस्ले इंडिया ये कैसा लग रहा है जतिन जी आपको? अगर आप ये स्टॉक देखें, रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है, डी हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है या शॉर्ट टर्म की नज़र से? जिनके पास नहीं है वो क्या करें और जिनके पास है उनको क्या हिदायत आपकी तरफ से? देखिए, ओवरऑल नेस्ले इंडिया में हमें दिख रहा है कि पिछले 6 या 7 हफ्तों से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन उसने अपने 40 दिन के एवरेज को तोड़ा नहीं है, तो हमें लगता है कि करंट स्तरों पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 40 दिन का जो एवरेज है वो अभी 2370 के करीब है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। और ऊपर में हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में 2520 2525 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन बायस आउटलुक पॉजिटिव है एफएमसीजी पे और एफएमसीजी के स्टॉक्स पे, नेस्ले इन पर्टिकुलर। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 2370 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, नेस्ले इंडिया आप लॉन्ग कर सकते हैं, खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। और देखिए भारतीय बाजारों में एफआईज लगातार बेच रहे हैं, लेकिन डीआईज के आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं और डीआईज से घरेलू मार्केट को बड़ा पुश मिल रहा है। पिछले 6 महीने में भारतीय बाजार में कैसा रहा है डीआईज का एक्शन, बताने के लिए मेरी सहयोगी मिताली जुड़ रही है। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है रिसर्च? जी, तो
2025 में डीआईएस का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। अभी तक कुल 3 लाख करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट डीआईएस ने इंडियन मार्केट्स में किया है। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया। मई में करीबन 66,000 करोड़ की बाइंग्स करते हुए नजर आए और जून में अभी तक देखें तो 29,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आता हुआ नजर आया है। इसके कारण मार्केट में रिकवरी को भी काफ़ी बूस्ट देखने को मिला है। मार्च और अप्रैल में थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्लो था, लेकिन उसकी भरपाई हमने वापस मई और जून में यहाँ पे देखी गई। बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई मई और जून में, जिसके कारण कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटेल और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो है और दूसरे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनका ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऐसे ही आगे भी बरकरार नज़र आ सकता है। मैं 2025 में अभी तक के डीआई एक्शन पे एक बार नज़र डलवाऊँ आपकी, तो म्यूचुअल फंड से करीबन 1.98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता हुआ नज़र आया। इसके बाद आप इंश्योरेंस फंड से देखें तो 42,000 करोड़ के आसपास, फिर पेंशन फंड से भी करीबन 17,500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आया। लेकिन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से देखें तो यहाँ पे बिकवाली हुई है करीबन 9,500 करोड़ रुपए की। इसके अलावा डीआईएस के लिए कुछ मेजर ट्रिगर्स, जिसके कारण एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में उन्हें आगे भी डीआईएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आता हुआ नज़र आएगा। उस पर हम नज़र डालें तो आरबीआई के जो सपोर्टिव पॉलिसी ग्रोथ है वो काफ़ी बूस्ट करती हुई नज़र आएगी ये इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा FY26 में अच्छी अर्निंग्स की भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है स्ट्रीट। ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बेटर होता नजर आ रहा है और यूएस फेड से भी सॉफ्ट स्टांसेस का सिग्नल्स मिल रहे हैं। साथ ही कई बड़ी इकोनॉमीज में भी स्टेबिलिटीज आई है, जिसके कारण डीआईएस का कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग होता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। ओके, चलिए तो ये इस समय डीआई का एक्शन। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ इस समय मोमेंटम अब थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। एक बार ऐसे स्टॉक्स की भी बात करते हैं। कल की शानदार तेज़ी के बाद, 2 दिन की शानदार तेज़ी के बाद रादर आरबीएल बैंक में प्रॉफिट बुकिंग। इंडियन बैंक देखिए, ध्यान रखिएगा, आज एक्स डिविडेंड भी गया है, तो कुछ तो डिविडेंड का इम्पैक्ट है और कुछ ये स्टॉक भी आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, तो दोनों कारण है। तीतागढ़ रियल ये बैन में आया था कल, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। पिरामल एंटरप्राइजेस में प्रॉफिट बुकिंग है और एंजल वन में प्रॉफिट बुकिंग है। एंजल वन में आज की इस प्रॉफिट बुकिंग को रचना जी कैसे देखें? बाइंग अपॉर्चुनिटी या साइंस ऑफ टायर्डनेस? जी, एंजल वन में जो अभी पुल बैक आया है उसको मेरे हिसाब से इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट नॉट एट द करंट प्राइस 3150 के करीब है फ्यूचर्स पे। थोड़ा और इसको नीचे जाने देंगे, 3080 के करीब अगर ये मिल जाएगा आने वाले दिनों में, विच इज अ गुड प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे बाइंग करेंगे करीब 3080 के आसपास। ओके, चलिए तो ये इस समय एंजल वन पर एक व्यू। अब बात करते हैं बाजार के बड़े ट्रेंड की। हमारे साथ इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनुरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनुरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों की मार्केट की रैली को और ख़ास तौर से एनबीएफसी की रैली को? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो जैसे हमारी पहले भी बात हुई अनुज जी, ये रैली हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड ही थी और हम ये वेट कर रहे थे कि आरबीआई रेट कट के आसपास, जैसे अभी आप मैम से पहले पूछ रहे थे, अब जाके कहीं ना कहीं कुछ टायरनेस के कुछ साइंस हमें देखने पड़ सकते हैं। पर अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि अगर हम इसको अगला 1.5 साल देखें, दिसंबर 2026 तक, हमें लगता है कि हाँ, निफ्टी का यहाँ से कम 20 से 25% की रैली और आ सकती है। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा सा अब मार्केट में गुड न्यूज, जो मार्केट ने पहले ही प्रिडिक्ट करके जो ये रैली चलाई थी और जो हमें 22,000 से हमने बॉटम पिक करे थे, आई थिंक अब उसका रिवॉर्ड है जो मार्केट में हमने सही टाइम पे पैसे लगाए वापस। ओके अनुरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। जिस तरीके से आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक और एनबीएफसी पर्टिकुलरली, स्वाभाविक सी बात है, तो ऐसे मूड माहौल में क्या लग रहा है, क्या हिदायत होगी जिनके पास नहीं है यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्डिंग शुरू की जाए? कोई ऐसे स्टॉक्स अगर आप बता पाएं जहाँ पर इस स्पेस से पर्टिकुलरली बाइंग की जा सकती है? चलिए मैम, आपका फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है कि क्या बाइंग शुरू की जाए, मुझे लगता है जरूर बाइंग शुरू करी जाए। हम एक सेक्युलर बुल रैली में हैं अब, और ये रैली अगले 1.5 से 2 साल तक कम से कम चलनी चाहिए, लुकिंग एट द ट्रेंड्स इन द पास्ट। और सेक्टर्स तो मैम जो अभी कोई चेंज नहीं हो, जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी। देखिए, वी आर प्रोपोनेंट्स ऑफ रिलेटिव चेंज। हम ये देखते हैं कि कोई एडवांटेज किसी एक सेक्टर या 2 सेक्टर या किसी कंपनीज को हुआ जो उनके पास पहले नहीं था। तो फॉर एग्जांपल अगर हम स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा चेंज हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा चेंज हुआ है। फर्टिलाइजर्स में हमें दिखता है कि कुछ सेक्टर्स या कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें
जो प्राइजेस हैं वो बहुत शूट अप हो गए हैं और गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं वो भी आ रही हैं, तो वो सेक्टर्स भी कुछ आने वाले टाइम के लिए ठीक लगते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही अच्छी मैनेज्ड कंपनी, जैसे कुछ एयरलाइन कंपनी है इंडिया की, अगर हम बात कर ही लें इंडिगो की, द एफिशिएंसी विद विच दे आर मैनेजिंग दिस कंपनी इज, आई थिंक, वर्ल्ड लेवल पे है। जैसे इंडिया में हम कहें कुछ कंपनीज अच्छी निकली हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक या बजाज फाइनेंस, या आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि एक और कंपनी जो इंडिया में क्रिएट हुई है वो इंडिगो है, तो हमें ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। इंडिगो बहुत अच्छी लगती है आपको, क्लियरली एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर है भी। आपने मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात की पासिंग में, यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स हैं, अब जैसे एंजल वन है, बीएससी है, एमसीएक्स है, या फिर कैम्स, एचडीएफसी, एएमसी, सभी में शानदार रैली रही है। आपकी प्रेफर्ड 2-3 पिक्स क्या होंगी यहाँ पर? सर ये सारी कंपनीज ही देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा शिफ्ट हो रहा है अनुज जी इंडिया में, कि जिस टाइम पे हमें बस ये देखना है कि अच्छी मैनेजमेंट किसकी है, कौन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ही बहुत बड़ी। तो जो देखिए, हमें प्राइमरली अगर हम पुराना याद करें, हम एक एफडी डोमिनेटेड कंट्री थे। हम हमारे यहाँ ये बोला जाता था कि एफडी इज द प्राइम सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है एफडी से, अब इक्विटी इज द प्राइम सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप देखिए कि पूरी रैली एफआईआईस को हम बार बार देखते हैं और बात भी करते हैं सुबह शाम के, एफआईआईस का अभी भी देखें तो एटीट्यूड इंडिया के लिए ठीक नहीं हुआ है, बट हमारे डीआईएस की जो बाइंग है उसने सारा संभाला, और ये रुक भी नहीं रहा है। आई थिंक ये जैसे जैसे और साल, 1.5 साल, 2 साल में ये मोमेंटम और अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई भी कंपनी चूज करिए जिसमें मैनेजमेंट बस अच्छी हो, क्योंकि इस टाइम पे आप बस ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक अच्छे सेक्टर में किसी जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसमें गलत मैनेजमेंट की वजह से आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाए। सो एनी गुड मैनेजमेंट सर। ओके अनिरुद्ध जी, डीआईएस की ओर से तो लगातार खरीदारी की भी जा रही है, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। एमपी का डेटा है आज म्यूचुअल फंड का, आपने भी देखा होगा, और लगातार एसआईपी रिकॉर्ड स्तरों पर है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड लगातार 5वां महीना जो वहाँ पे थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। डेटा क्या रीड किया आपने, क्या इंडिकेट कर रही है मार्केट के लिए कैसे बेहतर? मैम देखिए, ये बड़ा एक सिंपल सा ट्रेंड है, जो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड का डेटा है ना, जब तक कि लास्ट लेग, अगर हम एक मार्केट साइकिल को 4 पार्ट्स में तोड़ें, इनिशियल जहां से मार्केट में बॉटम लगता है, फिर उसके बाद आती है सेकेंड फेज जिसमें अब हम हैं, हम इसको ऐसे देखते हैं कि अब जिसमें हम हैं, जिसमें होता है कंफ्यूजन कि मार्केट में तेजी तो शुरू हो गई है बट यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि हाँ ये तेजी सस्टेनेबल है। और फिर थर्ड आता है कॉन्फिडेंस स्टेज, जहां पे जाके सबको लग जाता है कि सब ठीक है। यहां से जाके म्यूचुअल फंड का जो डेटा होता है, जो इन्फ्लोज होते हैं, वो बेटर पिकअप होता है, और अल्टीमेटली आता है ओवर कॉन्फिडेंस स्टेज, स्टेज 4, जहां से जाके जो हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो टाइम पीरियड देखा। तो अभी हमें लगता है कि इस स्टेज में ये एक ऐसा टाइम है जिसमें म्यूचुअल फंड्स का डेटा, ये आज हम बात भी कर रहे थे इसकी, कि ये सपोर्ट करता है कि मार्केट में अभी और तेजी बची है इस फेज 1 में भी। तो म्यूचुअल फंड का डेटा जनरली इन इनिशियल स्टेजेस मार्केट की तेजी के विपरीत चलता है, और जैसे जैसे मार्केट अपनी तेजी पकड़ेगी और जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे पिछले 1 साल की रिटर्न्स बेटर होंगी, वैसे वैसे जो म्यूचुअल फंड्स की अपटिक है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक अर्निंग सीजन अभी कुछ हफ्ते पहले खत्म हुआ, अब अगला अर्निंग सीजन की हम तैयारी करेंगे और 3 हफ्ते बाद। पिछले अर्निंग सीजन में आपको ग्रीन शूट्स किन सेक्टर्स में दिखे और कहाँ पर आपकी होप्स ज़्यादा हैं? देखिए सर, सबसे ज्यादा जो मुझे होप्स हैं यहाँ पे आने वाले टाइम पीरियड में, जैसे आपको मैंने बताया कि मुझे स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं ना कहीं रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये स्टॉक्स भी ठीक हो गए। देखिए अनुज जी, एक सबसे बड़े रिलेटिव चेंज की अगर हम बात करना चाहें, यहाँ पे जो जीएसटी का डेटा है, आप देखिए ये जो जीएसटी का डेटा है 2,06,000 करोड़ का, ये सारे के सारे पैसे किन सेक्टर्स में लगने हैं। तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है इस टाइम पे वो गवर्नमेंट है, और उनकी जो ग्रोथ है वो 16, 17, 18% से चल रही है, विच इज फिनोमिनल। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये सेक्टर्स भी ठीक रहेंगे, जो केपेक्स वाले सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट चाहे पब्लिक। प्राइवेट में थोड़ा सा हमें ध्यान देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो स्पेशलिस्ट हैं अपनी चीज़ों के, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप ऑन ग्राउंड बात करें इस टाइम पे, जाके कॉन्ट्रैक्टर्स से, जाके बड़ी फैक्ट्रीज में, या जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स भरते हैं, कहते हैं थोड़ी सी पेमेंट की प्रॉब्लम जरूर आ रही थी पीछे, बट जो ऑर्डर्स पिछले 2 या 3 साल में आए हैं, और जो अभी भी ऑर्डर्स का फ्लो है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पिछले 10 साल में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब सेक्टर्स में रुचि ज्यादा देखने को मिल रही है।
अच्छा अनिरुद्ध जी, आज आप देखें आईटी सेक्टर ने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला, उसी के बदौलत निफ्टी थोड़ा टिका रहा, अभी इन रेड ही कारोबार कर रहा है, डीलों के आसपास निफ्टी आया। आईटी स्पेस जिस तरीके से आज इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, एक तो लंदन में जो यूएस चाइना का ट्रेड टॉक चल रहा है, कोफोर्ज पे शानदार रिपोर्ट, बिग स्टॉक में शामिल, वहाँ पे भी उसने कहीं ना कहीं मिड कैप स्पेस को एक सहारा दिया। आईटी स्पेस अभी कैसा लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से और यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आएगी? उम्मीद है आपको यहाँ पे और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? और क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया आईटी स्पेस में? नहीं मैम, उल्टा हम आईटी स्पेस में अपना एक्सपोजर लगातार कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि दूसरी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर है इस टाइम पे। आईटी में जीरो है आपका एक्सपोजर, इसका मतलब? जी सर, अनुज जी, जीरो एक्सपोजर आईटी। ओके, ऑटोज में क्या स्पेस, क्या व्यू है आपका? और ऑटोज में कहाँ ज़्यादा फोकस होगा? टू व्हीलर्स ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्म किया है, यहाँ पर फोर व्हीलर्स, सीवीज, क्या पिक होंगी आपकी? देखिए अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑटो सेक्टर है, इसमें जो रिप्लेसमेंट साइकिल है वो अब कहीं ना कहीं पूरा होने की तरफ है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। द ओनली गुड थिंग इज कि जो रेट कट अब आया है, इससे एक थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो पिछले साल से हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली ऑटो सेक्टर में, वो रियल हैं, ऑन ग्राउंड है। और जब भी हम अपने जो जानकार हैं ऑटोज में, जो डीलर्स हैं, उनसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक पाइल की समस्या अब आनी शुरू हो गई है। एंड इसको जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब ये आनी शुरू हो जाती है, अगले साल 2 साल में बढ़ती ही है, कम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हम ऑटो सेक्टर पे इतने बुलिश नहीं है। एक रिलेटिव चेंज जो मुझे दिखता है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है, कि जो यूएस और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट हुए, जिस वजह से आई थिंक, देखिए टाटा मोटर्स, अगर आप अनुचित ट्रैवल करिए और कहीं भी मैं जाता हूँ, और हम लोगों ने ये नोट किया कि जो रेंज रोवर है, टाटा का जो ब्रांड रेंज रोवर, इट इज नाउ बिकम लाइक एस्पिरेशनल ब्रांड फॉर एनीबडी, मतलब फॉर एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है ये यूएस यूके जो एग्रीमेंट हुआ है, उस वजह से टाटा मोटर्स को कहीं ना कहीं फायदा थोड़ा देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हम ऑटो सेक्टर पे यहाँ से बुलिश नहीं है, एक्सेप्ट टाटा मोटर्स। ओके, एक्सेप्ट टाटा मोटर्स, आप ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हो ऑटो सेक्टर पे, उतना बुलिश नज़रिया नहीं है आपका। लेकिन अनिरुद्ध जी, एनर्जी स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है? पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी रिटर्न एनर्जी स्पेस ने भी दिया है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिला है, यहाँ पर आपका नज़रिया? मैम देखिए, मैं अगेन इस टाइम पे हमारा फोकस केपेक्स के थ्रू एनर्जी को प्ले करने का है। तो जितने भी पीएसयूज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ओएनजीसी, इन पे हमारा फोकस नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो केपेक्स में स्पेशली ग्रीन एनर्जी की तरफ जितने भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, और पावर सेक्टर में स्पेशली, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इन सब सेक्टर्स पे हमारा फोकस ज्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑर्डर फ्लो दिख रहा है आता हुआ। ओके, मीनवाइल यूनाइटेड स्पिरिट्स ने एक एक्सचेंज को प्रेस रिलीज भेजी है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनका कोई अभी इरादा नहीं है आरसीबी में हिस्सा बेचने का। तो उन्होंने कहा कि ये भी कहा है कि स्पेकुलेटिव, लेकिन ये भी बोला कि अभी ऐसा कोई उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है। तो एक तरीके से क्लियर कट एक डिनायल है। जैसा मंगलम भी कह रहे थे कि बेसिकली हो सकता है कि एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज उन्होंने कराई हो, लेकिन अभी ये खबर जो है वो एकदम बेबुनियाद है। तो इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर आपकी कवरेज है क्या एल्को बेवरेज स्टॉक्स पर अनिरुद्ध जी? काफ़ी कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा रहा पिछले कुछ दिनों में। जी, तो हमारे पास अल्कोहल सेक्टर को हम दोनों, अल्कोहल एंड सिगरेट सेक्टर को, दोनों में कुछ कंपनीज हमारे पास होल्डिंग है, और बहुत लंबी पीरियड से होल्डिंग है। और हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन अल्कोहल सेक्टर में, और जो ये इनको सिन सेक्टर्स अगर हम बोल सकें, तो ये सिन सेक्टर्स में ग्रोइंग इंडियन यंग पॉपुलेशन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, और जो एक रिप्लेसमेंट आईटीसी की हुई है इन सिगरेट सेक्टर, अगर जिस हिसाब से मार्लबोरो ने मार्केट ओवरटेक किया है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ कंपनीज वर्थ कंसिडरेशन है दोनों सेक्टर्स में, चाहे हम सिगरेट्स की बात करें, चाहे अल्कोहल की बात करें। ओके, अनिरुद्ध जी, मार्केट में इतनी अच्छी रैली हो गई, लेकिन रियल्टी स्पेस देखिए आज भी गिरकर ही कारोबार कर रहे हैं। कल इनफैक्ट अच्छी रैली में वहाँ पे भी डेंट पड़ता हुआ नजर आया, आज भी 1.5% डाउन है। रियल्टी स्पेस पर आपका नजरिया?
मैम देखिए, मैं रियलिटी स्टेज पे बुलिश हूँ एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगले साल 1.5 साल के लिए सेक्टर बहुत अच्छा है। ऑन ग्राउंड आप पोजीशन देखिए, चाहे वो मुंबई की देखिए, चाहे वो आप दिल्ली गुड़गांव की देखिए, चाहे आप बैंगलोर में भी रिवाइवल आता हुआ देखिए, हैदराबाद में भी कहीं बात हो रही थी रियलिटर से, तो वापस रेट कट को लेके वो लोग बुलिश हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी स्टेज एक अच्छा वो रहेगा। देखिए, रियलिटी में अगर हमें थोड़ी बहुत करेक्शन दिख रही है तो एक अच्छा बाउंस भी आया था, और कहीं ना कहीं रियलिटी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से रियलिटी एक अच्छा सेक्टर रहेगा। 2 5 10 5 1% तो आपके पोर्टफोलियो में रियलिटी यहाँ पे से होना चाहिए। ओके तो रियलिटी स्पेस पे आप बुलिश हैं और पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने लायक। शुक्रिया अनिरुद्ध जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और क्लोजिंग की तरफ बढ़े हैं, आपसे कुछ देर में मार्केट क्लोज होगा। निफ्टी देखिए लास्ट मोमेंट पे डीलों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। साथ ही बैंक निफ्टी आप देखिए 200 अंकों की गिरावट। वही क्या करना चाहिए अब, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? कैरी करना है लॉन्ग पोजीशंस। देखिए मैं एक दिन की इस हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पर थी कंप्लीटली, उससे घबराने वालों में से नहीं हूँ। और ये मार्केट का काम है इस तरीके से बीच बीच में आपको एक आध बार थोड़ा सा वो आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा। तो लॉन्ग पोजीशन को कैरी करिए, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी मैं कह रहा हूँ अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करिए। विदाउट अ डाउट इंडेक्स की क्लोज अच्छी है, हमारे स्टॉप लॉस को बचा के हम क्लोज दे रहे हैं निफ्टी पर। और निफ्टी पर अब अगली तेज़ी के लिए 25,200 अगर क्रॉस होगा तो फिर मुझे लग रहा है वहाँ पर बड़ी तेज़ी होगी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में वो लेवल 57,000 के आसपास है, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है एक बार वो क्रॉस होगा तो वहाँ पर बड़ी तेज़ी होगी। तो बिल्कुल बने रहें और घबराएं नहीं आज की इस हल्की सी मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग से, और लॉन्ग ही कैरी करना है बेसिकली इस मार्केट में। चलिए यतिन के पास चलते हैं, आज के डीलिंग रूम में कौन से स्टॉक्स चर्चा में आए वो डिस्कस करते हैं। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज 2 स्टॉक्स जो फोकस में है उनमें सबसे पहले फोर्टिस हेल्थकेयर। काउंटर काफ़ी अच्छी तरीके से मोमेंटम में दिखाई दे रहा है और काफ़ी बेहतरीन ट्रेड सेटअप है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ 790-800 तक के जून फ्यूचर्स के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ वो BTST की सलाह दे रहे हैं। काफ़ी सारे HNIs यहाँ शेयर्स खरीद रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का इजाफा हुआ है और यहाँ फ्रेश खरीदारी के सौदे दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी तर्ज पे मेटल्स में से नैल्को ये काउंटर है जहाँ काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट मेटल शेयर्स में आज म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, जिसके चलते नैल्को एक ऐसा स्टॉक है जहाँ BTST की सलाह क्लाइंट्स को अपने उनके खुद के डीलर्स दे रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग यहाँ भी 5% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है और यहाँ फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। ओके फोर्टिस हेल्थकेयर और नैल्को ये दोनों स्टॉक्स रहेगा रडार पर डीलिंग रूम की तरफ से। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। अब BTST STBT ट्रेड शुरू करते हैं। प्रशांत जी आप बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए, BTST या STBT? जी श्रेया, मैं यहाँ पे BTST करना चाहूंगा और मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक जो करीबन 845-846 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैं इसको कैरी करना चाहूंगा ऑलमोस्ट रेंज के ऊपरी लेवल पे। स्टॉप लॉस में रखूंगा 832, 832। यहाँ से जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 870 से लेकर 875, 870, 875। ओके इंडसइंड बैंक ये हो गई प्रशांत जी की पिक कल के लिए। शिल्पा जी आप क्या कैरी करें कल के लिए? जी यहाँ पे मैं गेल के साथ ही रहना चाहूंगी। मुझे लगता है गेल में अभी भी स्ट्रेंथ है, वही 195 का स्टॉप लॉस फ्यूचर से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे 200 प्लस कल के लिए आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके शिल्पा जी ने शुरुआत में भी गेल सुझाया था, BTST ये भी गेल में ही कैरी कर रही है। शिल्पा जी की पिक हो गई। गावा सर गुड इवनिंग, आप बताइए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? गुड इवनिंग। मेरा ध्यान आई थिंक वोल्टास पर है, ट्रेड कर रहा है 1317 पर और स्टॉप होगा 1310 का, 7 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट 1350 पॉसिबल है वोल्टास में। ओके मीनवाइल देखिए मार्केट में सेंसेक्स में वापस एक सर्ज आ रहा है 42,450 पर। निफ्टी भी वापस 25,100 को रिक्लेम करता हुआ, तो डिप पे बाइंग आई। ये देखिए क्या अच्छा मोमेंटम इस समय पिछले कुछ मिनटों में आया। आगे इन थोड़ा सा एक्सपायरी रिलेटेड प्लेस है यहाँ पर। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन प्राइसेस जीरो के करीब बढ़ रहे हैं। रचना जी आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? जी मेरी तरफ से कैनरा बैंक रहेगा। PSUs में जो मोमेंटम है उसमें आज थोड़ी सी रुकावट आई थी, तो दैट ब्रिंग्स द प्राइसेस क्लोजर टू अ सपोर्ट। एंड कैनरा बैंक के फ्यूचर्स 118 पे है, अगर इसको लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस ऑफ 117, तो यहाँ पे हमारा दोबारा से टारगेट बन सकता है 121। ओके शिल्पा जी कैनरा बैंक ये कैरी कर रही हैं कल के लिए।
अच्छा रचना जी, हाँ रचना जी। शिल्पा जी आप बताइए आपकी। शिल्पा जी की ट्रेड हो गई, मानस से। ठीक है, मानस जी बाकी, आई एम सो सॉरी। मानस जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए। तो देखिए टोरेंट पावर के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। हायर टॉप हायर बॉटम के कंफर्मेशन के साथ 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया स्टॉक ने। तो टोरेंट पावर के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 1434 के रहेंगे। 1434 के स्टॉप लॉस से टोरेंट पावर के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 1500 के टारगेट। ओके चलिए, तो ये ट्रेड्स कल के लिए। अब एक काम करते हैं, आपको एक बार बैन अपडेट दे देते हैं, उसके बाद मार्केट ब्रेड दिखाएंगे। पहले बैन वाले स्टॉक्स बता देते हैं। 3 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। इरिडा 105% पोजीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है। आरबीएल बैंक यहाँ पर 102% पोजीशन बिल्डअप हो चुका है। और सीडीएसएल बॉर्डर लाइन केस लेकिन 93% के करीब पोजीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो ये 3 स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी करते हुए, एग्जिट का कोई केस नहीं है यहाँ पर। अब मार्केट ब्रेड देखते हैं आज की मार्केट ब्रेड थोड़ी सी क्यूरियस ज़रूर रही होगी, क्योंकि काफ़ी ऑल ओवर द प्लेस था मामला। अब देखते हैं है क्या डेटा। ये देखिए, अब कहने को बेरिश हैं हम, लेकिन 116 बुलिश स्टॉक्स और 118 बेरिश स्टॉक्स, तो एक स्टॉक भी आगे पीछे हो जाता तो न्यूट्रल हो जाती, और अगर 1-2 स्टॉक ऊपर हो जाते तो बुलिश हो जाती। तो ये कुल मिलाकर इवन ही है, और वो क्योंकि एक गोल भी काफ़ी होता है मैच जीतने के लिए, तो इसके लिए इसको बेरिश हमारे स्टैटिस्टिक्स में दिखाई देगा। चलिए पहले लॉन्ग पोजीशंस की बात करते हैं। कहाँ लॉन्ग बिल्डअप हुआ आज यहाँ पर। ग्रासिम क्लियरली आज का स्टैंड आउट परफॉर्मर। ब्लू स्टार, टोरेंट पावर, परसिस्टेंट सिस्टम्स और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई। ओएफएसएस में शॉर्ट कवरिंग हुई। ओएफएसएस कल सचिन ने पिक किया था। अदानी टोटल गैस में, अदानी ग्रीन में, वोल्टास में और बिरला सॉफ्ट में, यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ। डी मार्ट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। आज 2 दिन से बाइंग चल रही थी। रियल एस्टेट में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ। पिरामल में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इंटरग्लोब, एविएशन और ट्रेंट यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई, एक बार वो स्टॉक भी देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। आरबीएल बैंक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अगेन ये स्टॉक बैन में आ रहा है शायद ऑप्शंस की वजह से, लेकिन फ्यूचर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। एनबीसीसी, इंडियन बैंक, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। तो ये आज की मार्केट ब्रेड था। आरबीएल बैंक, गाबा सर, शानदार मोमेंटम वाला स्टॉक, आज एफएनओ का टॉप लूजर। क्या व्यू रहेगा इसके ऊपर। एक्चुअली 2 दिन एक अप मूव मिला, बहुत बढ़िया अप मूव मिला आरबीएल में। शायद वो प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। हो सकता है थोड़ा और लोअर लेवल मिले, लेकिन सपोर्ट 215 के आसपास है, इर्द गिर्द है। वहां पर लगता है सपोर्ट लेगा, वहां पर शायद एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो। तो फिलहाल मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग, अपॉर्चुनिस्टिक प्रॉफिट बुकिंग और कुछ नहीं, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है आरबीएल बैंक। ओके, ट्रेंड इंटैक्ट है आरबीएल बैंक में, तो ये एक फिलहाल स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। वैसे गाबा से आपने वोल्टा सुझाया, और साथ ही अगर आप देखिए ब्लू स्टार, इसमें भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही, हैवेल्स भी, तो इस स्पेस में भी आज अच्छी तेजी थी। ब्लू स्टार पे कोई नजरिया आपका। बिल्कुल पसंद था मुझे ब्लू स्टार, तो मैंने एज चॉइस बिटवीन ब्लू स्टार एंड वोल्टास, मैंने वोल्टास लिया, उसके बाद मुझे पसंद था इसलिए। लेकिन ब्लू स्टार को देखना चाहिए 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 1 दिन से और 7-8 दिन के लिए देखना चाहिए। ट्रेड करा 1623, स्टॉप लगाइए 1580 का, थोड़ा डीप है। टाइट स्टॉप चाहिए तो 1600 लगाइए। मुझे लगता है 1700 जाएगा इन मैटर ऑफ टाइम, और भी हाई तो दे सकते हैं ब्लू स्टार पे। ओके, ब्लू स्टार पर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। वैसे ये थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे रियलिटी स्पेस को लेकर, अनिरुद्ध जी से बुलिश नज़रिया है उनका, लेकिन लगातार 2 दिन आप देखें तो इस स्पेस पे डेंट पड़ता हुआ नजर आया। आज भी डीलों के आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। लोधा टॉप लूजर्स में शामिल, इसके काफ़ी ज़्यादा डेंट आज पेन झेला है स्टॉक ने। प्रशांत जी, आपका नज़रिया क्या है रियलिटी स्पेस पे? कोई स्टॉक आपको पसंद है, स्पेशली अगर मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा की बात करूं तो इन लेवल्स पे खरीदारी की राय होगी क्या? कैसा लगता है आपको स्टॉक? म्यूट पे हैं प्रशांत जी आप। जी I'm सॉरी, मुझे लगता है यहाँ पे सबसे अच्छी रणनीति होगी, हम मान के चलेंगे ऑलमोस्ट 1470 के नीचे क्लोज हो रहे, तो कल इसको 1475 के ऊपर अबाव 1475 बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीबन 1460, 1460, यानी 1% रिस्क होगी मुझे लग रहा है वहां से, क्योंकि हम सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाते आ रहे हैं, तो हायर टॉप बन के हम कम से कम 1540 के लेवल को छू सकते हैं। सो बाय अबाव 1475, स्टॉप लॉस 1460। ओके चलिए, ये इस समय मैक्रोटेक डेवलपर्स, एक बार स्टॉक दिखाइए जरा आप हुडको का। लगातार ये स्टॉक वीकनेस में है, कभी रैली टिकती नहीं है इसकी, बहुत लोगों को फंसाया है स्टॉक ने, हायर लेवल पे ट्रैप किया है। ये स्टॉक में वीकनेस क्लियरली आज भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। इसके अलावा
इंटरग्लोब एविएशन ये भी थोड़ा सा आज करेक्ट होता हुआ 5600 के करीब आता हुआ इंटरग्लोब एविएशन 5600 इस पर रचना जी चार्ट देखिए, हर गिरावट में बाइंग वाला स्टॉक, क्या भी होगा इस पर इंटरग्लोब एविएशन पर? जी, इंटरग्लोब एविएशन में एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग एट अराउंड प्राइस ऑफ 5599 एंड यहाँ पे ट्रेंड में जो है काफी टाइम के साइडवेज कंसोलिडेशन में से कल ब्रेकआउट हुआ था और इतने बड़े जोन में से जब ब्रेकआउट होता है तो एक आध बार पुल बैक आता है विच इज ओनली नॉर्मल। तो कल के लो के ऊपर जब तक इसका प्राइस फिर भी बना रहता है तब तक ये एक दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है ब्रेकआउट करने की। द ब्रेकआउट लेवल इज 5600, तो 5600 के ऊपर अगर आने वाले 2-3 दिन में भी अगर दोबारा जाता है तो इट इज अगेन अनदर अटेम्प्ट टू ब्रेकआउट व्हिच शुड फ्रक्टिफाई एंड टेक द प्राइसेस हायर टुवर्ड्स 5800। तो इसको एक पुल बैक की तरह देखें, इसमें नेगेटिविटी का मुझे कोई रीजन एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा। ओके, नेगेटिविटी का रीज़न एज ऑफ नाउ कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और स्टॉक लेकर आइए ज़रा, एशियन पेंट्स, और लगातार अंडर परफॉर्मेंस वाला स्टॉक जिसकी लगातार डी रेटिंग हुई है, आज इसमें इस पूरी स्विंग के लोवेस्ट प्राइस टारगेट देखने को मिले मॉर्गन स्टैनली ने, जिनका मानना है कि अभी इस सेक्टर में डी रेटिंग बाकी है। शेयर से समझते हैं क्या कहा मॉर्गन स्टैनली ने। शेयर बताइए। बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली इस पूरे स्पेस पे उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। उनका मानना है कि पेंट सेक्टर जो अगले दौर की डी रेटिंग के लिए तैयार है, वहाँ पे शुरुआत हो सकती है। कारण क्या है, तो पहले जो डिसिप्लिन तरीके से डबल डिजिट ग्रोथ ये स्पेस दिखाता था, अब हाइपर कंपटीशन की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ जा रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स अगर आप देखें जैसे कि जीडीपी या कंजप्शन ग्रोथ, तो यहाँ इस सेक्टर का यहाँ से भी कनेक्शन टूटता हुआ नज़र आ रहा है और बाज़ार में जिस तरीके से कंपटीशन देखने को मिल रहा है इस पूरे स्पेस में और ख़ासकर बिरला ऑपस के आने से, तो ये कहीं ना कहीं इसने एशियन पेंट्स के लिए समस्या खड़ी की है। और मौजूदा कंपनियां अगर आप देखें तो जो पहले खिलाड़ी हैं, ओल्ड खिलाड़ी, वो अपने मार्केट शेयर बचाने के लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तो वो इस काम में लगे हैं। टॉप 5 कंपनीज आप ग्रासिम यानी कि बिरला ऑपस को छोड़ दे तो करीब 281 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर खो सकती है। अकेले एशियन पेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 28 के बीच ये और 209 बेसिस पॉइंट का अपने मार्केट शेयर में नुकसान झेल सकती है। यानी कि अगले 3 साल में सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट्स में आप देखें तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर ये एशियन पेंट्स खोएगा। तो ये साफ बताता है कि एशियन पेंट्स के लिए परेशानी का सबब है। इसलिए अभी आपके स्क्रीन पर आएगा टारगेट प्राइस जो मॉर्गन स्टैनली ने पहले दिया था, उसको कट किया है। एशियन पेंट्स 2126 का टारगेट प्राइस पहले रखा था, उसको घटा करके आप देखिए 1909 कर दिया है। साथ ही आप देखिए बर्जो पेंट्स 482 का टारगेट प्राइस पहले था, उसको घटाकर 466। साथ ही नैरोलेक का भी टारगेट प्राइस उन्होंने कट किया है, 221 का टारगेट प्राइस तो 212 अब कर दिया कट के। तो निष्कर्ष निकालूं तो सेक्टर की वैल्यूएशन घटेगी, यानी कि स्टॉक तो सस्ता होगा लेकिन आगे ग्रोथ की संभावना ही नहीं लग रही। इसलिए एशियन पेंट्स और ये पूरे स्पेस पर वो थोड़ा बेरिश रुख अपना रहे हैं। बिल्कुल। मयूरेश, सहमत हैं आप मॉर्गन स्टैनली से या फिर मौके हैं इस समय बाइंग के? मेरा थोड़ा एक डिफरेंट व्यू है अनुज जी। मुझे लगता है आई थिंक शायद Q1 यानी ये तिमाही और अगले तिमाही शायद एक बेस बिल्डिंग क्वार्टर रह सकती है, क्योंकि कंजम्पशन ट्रेंड्स वापस दिख रहे हैं, एविडेंट रह सकते हैं। और पेंट सेक्टर के जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये मिरर करते हैं देश के जीडीपी ग्रोथ से, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स रहते हैं। तो 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है। कॉम्पिटिशन एब्सोल्युटली है हाई एंड सेगमेंट में, एंट्री लेवल सेगमेंट में, बट कहीं ना कहीं डिमांड भी उतनी ही ज्यादा ग्रो हो सकती है क्योंकि डिमांड क्लियरली लैग हो रही थी पिछले 2 वर्षों से। एंड इफ डिमांड कम्स बैक सब्सटेंशियली एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ और फेस्टिव सीजन के साथ, तो मुझे लगता है जो वॉल्यूम्स लैग कर रहे थे दैट शुड नॉर्मलाइज गोइंग फॉरवर्ड। जितनी थी अटकलें थी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, आई थिंक दैट शुड लार्जली बी बिहाइंड अस एज वेल। और क्योंकि इनपुट कॉस्ट फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, आज क्रूड की कीमतें काफी कम हो चुकी है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कीमतें काफी कम हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो क्रूड डेरिवेटिव्स है बिकॉज दे आर एट अ लोअर लेवल, एक मार्जिन का बेनिफिट डेफिनेटली कंपनीज पे आएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक Q1 Q2 ये बेस बिल्डिंग क्वार्टर्स रह सकते हैं और सेकंड हाफ में आई थिंक जो डी रेटिंग हो चुकी है पेंट सेक्टर की, शायद आई थिंक एक प्रभाव पॉजिटिवली आने लगे। तो आई वेट एंड वॉच, बट मेरे हिसाब से आई थिंक एक पॉजिटिव चेंज शायद Q1 Q2 क्वार्टर्स के बाद देखना चाहिए। ओके, वेट एंड वॉच करेंगे, लेकिन शायद आगे ठीक ठाक आपको यहाँ पर सुधार देखने को मिले। चलिए मार्केट का पंचनामा का टीजर लेकर आते हैं। आज
मैं नहीं हूँ, तो श्रेया के साथ अमित जी जुड़ने वाले हैं, लेकिन एक टीज़र करते हैं। श्रेया बताइए आज क्या सवाल आए। एक तो आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर सवाल आ रहे हैं क्योंकि एक मोमेंटम इन पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिला। अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर शिल्पा जी की भी पिक थी, यहाँ पे क्या व्यू रहेगा? यहाँ पे कुछ जिनके पास है वो क्या करे? प्रॉफिट में तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं? देखिए श्रेया, ये खतरों के खिलाड़ी जो है ना उनके लिए है ये सेक्टर, ये स्पेस जो है। रिटेल इसमें बहुत मुश्किल से पैसा बना पाएगा, तो क्योंकि इसमें जिस तरीके के मूव्स रहते हैं, ऑप्शंस इतने महंगे होते हैं, फ्यूचर में आप कितने लोग कर पाएंगे, मार्जिन काफ़ी हाई होता है, डिलीवरी लेके बैठना चाहते हैं आप, यानी खबरें काफ़ी इधर उधर आती रहती हैं इस तरीके की। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ना इस समय आप वेट एंड वॉच ही रखें इसमें। आई थिंक मार्केट में और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस समय। ओके, दूसरा सवाल, टीटागढ़ आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, कल शानदार मोमेंटम था इस पर्टिकुलर काउंटर में। रेलवे स्टॉक्स अक्सर पंचनामा पे सवाल आते रहते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास है, इस पर क्या राय रहेगी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पे? देखिए बैन में जाता रहता है एक स्टॉक, ठीक है, ये इसमें एक स्विंग आया, लेकिन अदरवाइज ये काफ़ी वीक स्टॉक रहा है। आप इसका अगर एक साल का चार्ट देखेंगे टीटागढ़ रेल का, तो एक पिछले महीने का एक स्विंग आया था जिसमें स्टॉक ने एक पार्टिसिपेट किया था। अदरवाइज ये बहुत वीक स्टॉक है और बार बार बैन में जा रहा है। मेरे ख्याल से अवॉइड करें इसको, क्योंकि इसमें आप प्रॉपर्ली हेज भी नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। चलिए बाकी के सवाल 335 पर श्रेया और अमित जी के साथ आप डिस्कस कीजिएगा। मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और एक आध स्टॉक और देखते हैं। एक बार LIC लेकर आइए। 2 दिनों से LIC में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक बड़े ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लोग थोड़ा शायद रॉन्ग साइड पर फंसे हैं, और ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार ब्लू स्टार लाएगी जरा, ब्लू स्टार। आई थिंक हमने वोल्टास बार बार डिस्कस करा है। गावा सर आपसे ही डिस्कस कर लेते हैं, वोल्टास आपकी पिक थी, आपके घर पे वोल्टास का AC है कि ब्लू स्टार का, ये डाइकिन का? डाइकिन का। हाँ वो मुझे लगा था। अरे ब्लू स्टार का चार्ट कैसा लग रहा है? बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इनफैक्ट जो बेस बन रहा है ब्लू स्टार का बहुत बढ़िया है। मुझे सिर्फ वोल्टास का बार अच्छा था, लेकिन पैटर्न ब्लू स्टार का अच्छा है। ब्लू स्टार का जो चार्ट है बढ़िया है, बेस बना हुआ है, ट्रेड करा है 1626, 1600 का स्टॉप लगा चले। नियर टर्म टारगेट 1700, 1725 भी पॉसिबल है ब्लू स्टार में। तो यस, ब्लू स्टार इज गुड। बिल्कुल, जो वेंडर में रहते हैं ना वो वोल्टास या ब्लू स्टार नहीं लेते। मैंने कहा इसलिए मैं कहा पूछ लो कहीं डाइकिन या कोई हिटाची वगैरह लगा रखा हो। मार्केट एकदम फ्लैट बंद हो रहा है, लेकिन श्रेया देखिए निफ्टी में कुल मिलाकर 1 पॉइंट का मूव है। कुल मिलाकर सब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना वाली बात है। 1 पॉइंट का निफ्टी में मूव, और आज तो मिड कैप ने भी हद कर दी। मिड कैप भी आज देखिए आप 2 पॉइंट का मूव है मिड कैप इंडेक्स में। ये देखिए क्या मतलब, बिल्कुल तो प्रॉपर थ्रू एंड थ्रू कंसोलिडेशन वाला दिन। यहाँ पर एक शानदार एक थोड़ा सा मोमेंटम फ्लैग ऑफ। अच्छा एक स्टॉक और जाते जाते डिस्कस करना चाह रहा था मैं। सुबह गाबा से टोरेंट पावर लिया था ना आपने? टोरेंट फार्मा दिया था। टोरेंट फार्मा दिया था। टोरेंट पावर देखिए एक बार जरा, टोरेंट पावर में अच्छा मोमेंटम आ रहा है आज। टोरेंट या करेक्ट, टोरेंट पावर में बिल्कुल अच्छा मूव है, और मैं कहूंगा कि इसमें एक जो तेजी है 1440 का स्टॉप लगा चले 1500 पॉसिबल है। यस, सुबह मैंने दिया था टोरेंट फार्मा दिया था, वो भी चला, ये भी अच्छा है टोरेंट पावर। बिल्कुल आज उनका दिन है टोरेंट का। टोरेंट का दिन है आज, बिल्कुल। मैं सवाल भी यही पूछने वाली थी, अगर अनुजीत नहीं पूछते तो सवाल मेरा मानस जी से था, क्योंकि टाटा पार उन्होंने सुझाया था, और जिस तरीके से पार स्पेस में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देखिए निफ्टी एनर्जी आज भी लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। वैसे अगर मानस जी इसी स्पेस में मैं कोई और पिक आपसे पूछूं जहां पर आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है टाटा पार के अलावा, तो वो कौन सा स्टॉक होगा? देखिए मैंने अभी टोरेंट पावर की बात की, मैंने BTST कॉल दिया टोरेंट पावर पे, तो इस स्पेस में 2 स्टॉक काफी बेहतर लगते हैं। टाटा पावर जो मैंने पहले रिकमेंड किया था, और BTST के तौर पे टोरेंट पावर। ओके, BTST के हिसाब से टोरेंट पावर यहाँ पर अच्छा मूव आता हुआ। अब एक स्टॉक और रिविजिट करते हैं, उसके बाद हम वॉल पर चलेंगे और मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक बार स्टॉक आप दिखेगा, मानस आप दिखेगा, ओरेकल फाइनेंशियल। कल हमने चैनल पर डिस्कस किया था, मिड कैप IT मोमेंटम अच्छा था। ओरेकल पर कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या इस समय? देखिए अब यहाँ पर देर हो चुकी है। मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले मैंने रिकमेंड किया था, जब ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर निकला था,
लेकिन वीकनेस कहीं पर भी नहीं है। तो मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको आप चाहें तो होल्ड करें, या तो आप 50% प्रॉफिट बुक करके 50% को होल्ड कर लें, और जो 50% क्वांटिटी है वहां पर 9300 का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है और 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन किया है, मेरे ख्याल से अब ये 10,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी ओरेकल फाइनेंस के ऊपर मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक लास्ट स्टॉक पे राय। रचना जी, मेटल स्पेस में अच्छी तेजी, लेकिन टाटा स्टील डीलों के आसपास बंद होने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी? जी, टाटा स्टील में यहाँ पे वीकनेस है आज के दिन में, एंड ये थोड़ी और गहरा सकती है। ये काउंटर 154.5 तक जा सकता है फ्यूचर्स पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग है तो नहीं रहना चाहिए, शॉर्ट अगर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट करना चाहिए। 154.5 के आसपास एक सपोर्ट इमर्ज होने की प्रोबेबिलिटीज रहेगी। ओके, चलिए अब जरा वॉल पर चला जाए और देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही। थोड़ा स्ट्रगलिंग क्लोज थी, 6 पॉइंट निफ्टी नीचे था, 237 पॉइंट निफ्टी बैंक नीचे था, लेकिन आज का स्टार था निफ्टी आईटी करीब करीब 1.7% ऊपर। ये इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज मिड कैप और स्मॉल कैप भी एकदम फ्लैट थे। मिड कैप में करीब करीब आप देखें तो आधे पॉइंट का मूव, स्मॉल कैप में करीब करीब 20-25 पॉइंट का मूव था। एडवांस डिक्लाइन भी आज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वैसे था आज भी एडवांसेस के फेवर में। 1483 बढ़ने वाले शेयर थे और करीब करीब 1174 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार जरा किस तरीके का रहा आज की ट्रेड में। एक अच्छी चीज़ हुई, इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है, आज भी 5% नीचे, अब 14 के नीचे आ गया। 15 के तो कंफर्टेबली नीचे, अब 14 के भी नीचे। आज आईटी क्लियरली इंडेक्स ऑफ द डे था, 1.7% ऊपर था। डिफेंस में अच्छा मोमेंटम था, करीब 1% ऊपर भागा। निफ्टी एनर्जी ये भी करीब करीब आधा % ऊपर भागा। नीचे क्या थे, रियल्टी करीब करीब 1% नीचे था। उसके अलावा फाइनेंशियल्स, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट दिखाई दी। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स यहाँ पर भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब एक बार जरा देखते हैं निफ्टी का हीट मैप। निफ्टी फ्लैट बंद होने वाला है 25,100 के आसपास। टॉप गेनर ग्रासिम आज का हमारा बिग स्टॉक भी था, सुबह कवरेज थी एक ब्रोकरेज की। डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग थी। विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी ग्रीन में बंद हुए। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, आईटीसी, टीसीएस और बीएल में बाइंग थी। नीचे क्या था, ट्रेंड करीब करीब 1.5% नीचे। एशियन पेंट्स एक्स डिविडेंड था, उसके बावजूद थोड़ी वीकनेस। मारुति, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दो स्टॉक्स ने थोड़ा सा प्रेशर डाला निफ्टी के ऊपर और ख़ासतौर से बैंक निफ्टी के ऊपर। तो कुल मिलाकर करीब करीब 10-15 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद होता हुआ, 8 पॉइंट के करीब। लेकिन अगर आप एडजस्टेड क्लोज देखेंगे शेयर, मेरे ख्याल से एडजस्टेड क्लोज एकदम फ्लैट होगी 25। हाँ ये देखिए, और अगर ये हो गया 25,104.25 तो एकदम करिश्मा ही होगा, क्योंकि इसका मतलब 0 पॉइंट अप या डाउन में एकदम फ्लैट। इससे ज़्यादा फ्लैट ऑप्शन राइटर के लिए इससे बेहतर मार्केट नहीं हो सकती कि सब कुछ हो इतना, उसका मार्केट एकदम फ्लैट बंद हो बेसिकली। बिल्कुल, तो फ्लैट क्लोजिंग हो रही है मार्केट की, और ऐसे में आपके कई सारे सवाल होंगे, तो थोड़ी देर में हमारे साथ, इनफैक्ट मेरे और अमित जी के साथ जुड़िए मार्केट का पंचनामा में। कोई भी क्वेरीज आपकी एड्रेस करेंगे। फिलहाल इस शो से इतने, अब सीधे मुलाकात होगी कल मॉर्निंग शोज़ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।